श्वेता वाणी। So personally, I'm a pass out of Shriram College of Commerce, a rank holder chartered accountant and a lawyer. I'm also a registered valuer and a valuer from and a valuation expert from New York University. I have worked for 5 years in KPMG in international taxation, and from last 8 years, we are working to make start. Okay. I'm sorry, थोड़ा सा बीच में कुछ टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से म्यूट हो गया था. Yeah. So I've worked for 5 years with KPMG in international taxation, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी CA फर्म्स में से एक है. और लास्ट 8 ईयर से जो है हम स्टार्टर्स CFO कर रहे हैं. स्टार्टर CFO के अंदर हम कंपनीज को हेल्प करते हैं उनके अकाउंट्स और फाइनेंस को मैनेज करने में. So we'll start with the first day of our 6-week programs, and the topic of our program is accounting and compliances. Okay. So we're also speakers at lot many platforms. Dr. Vivek Bindra's Leadership Funnel, and then IIT Delhi, Nexus Incubation Center, Kolkata Ventures, India Accelerator. तो हम ये accounts finance related topics जो है बहुत सारे incubator, accelerator, business platforms पर conduct करते हैं. तो आज के प्रोग्राम में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक्स. आज हम शुरू करेंगे डे 1 से, जो कि हमारे बेसिक्स हैं. तो हमारे बेसिक्स क्या हैं? अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, TDS, ROC, GST, ऑडिट. ये सारे कंप्लायंसेस हैं जो एक बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है. आई एम श्योर आप सब लोग जो है ये अपने अपने बिजनेसेस के लिए करते हैं ये सारे कंप्लायंसेस. यस और नो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं. We'll try to keep this session as much interactive as possible so that we get maximum out of it. हाँ जी. तो लक्ष्मण जी करते हैं, बाकी लोग अकाउंटिंग नहीं करते? इनकम टैक्स की रिटर्न, TDS की रिटर्न, GST की रिटर्न करते हैं? हाँ जी. ओके. अगीश जी भी करते हैं. बाकी लोग यस नो? ओके. तो आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे कंप्लायंसेस इन डिटेल, और हम कोशिश करेंगे एक चेकलिस्ट बनाने की जिससे हमारे बिजनेस ओनर्स को कभी भी ये डर ना हो कि कल हमारे पास कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, GST का नोटिस आ सकता है, TDS का नोटिस आ सकता है, ROC का नोटिस आ सकता है. अपनी प्रेजेंटेशन में हम सारे टॉपिक्स टच करेंगे, कवर करेंगे, और उसके बेसिस पे फिर आप लोगों को होमवर्क मिलेगा जिससे आपको अपनी चेकलिस्ट बनानी है. फिर हमारी टीम आपकी चेकलिस्ट को चेक करके उस चेकलिस्ट को फाइनलाइज कराएगी कि आपके सारे कंप्लायंसेस उसके अंदर मेंशन्ड है. और सारे बिजनेस ओनर्स जो है कभी भी मंथली, वीकली, ईयरली रिव्यू करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कौन से कंप्लायंसेस कंपनी के हो रखे हैं, कौन से कंप्लायंसेस नहीं हो रखे. ठीक है. हाँ जी. सो वी वेलकम, वी हैव अगीश जी फ्रॉम UAE आल्सो. सो वी अंडरस्टैंड UAE के अंदर हमारा वैट है, वहां पे अभी हमारा GST नहीं है. तो थोड़ी सी चीजें हो सकती है अगीश जी जो इसके ऊपर हमारा दुबई के अंदर एप्लीकेबल ना हो, इनकम टैक्स, TDS एज ऑफ नाउ, बट इनकम टैक्स इज आल्सो कमिंग फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स. तो इंडिया से थोड़ा सा अलग होगा, बट बेसिक स्ट्रक्चर सारी कंट्रीज का सेम रहता है. तो विल ask for pardon if it's not relevant for you, but we'll try to cover it in a generic sense. But yes, ये सारे compliances थोड़ा इंडिया में ज्यादा होते हैं. ठीक है जी. Okay. So we'll start with accounting. So friends, what are the softwares you have been using in accounting? आप chat box में लिख के बता सकते हैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम अकाउंटिंग के लिए. ओके. क्यूबिक CRP, Tally, SAP, Tally, Tally ERP. वेरी गुड. ठीक है. तो इंडिया के अंदर मोस्टली जो अकाउंटेंट्स हैं वो यूज करते हैं टैली. इट इज बीइंग सेड कि इंडिया के अकाउंटेंट्स के ना DNA के अंदर टैली होता है. ठीक है. बट देयर आर अदर सॉफ्टवेयर्स आल्सो लाइक BZ, SAP, Oracle, TCS एटसेट्रा, जो कि अदर ERP सिस्टम्स होती हैं. जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है तो वी नीड टू यूज दीज सॉफ्टवेयर सो दैट वी गेट बेटर रिपोर्टिंग ऑफ द वर्क, we get better standardization of the work. तो अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम चीजों को स्टैंडर्डाइज करें. ठीक है जी.
स्टैंडर्डाइज, अब अकाउंटिंग का मतलब हमने सारी अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स चढ़ा दी, हमारी सारी सेल्स की एंट्रीज बुक हो जाती है, हमारी सारी परचेज की एंट्रीज बुक हो जाती हैं। तो वेदर दिस अकाउंटिंग इज सफिशिएंट, यस और नो, कि हमने सारी डेटा एंट्री कर दी अपने सॉफ्टवेयर में? नो। हाँ जी। तो हमारा जो पर्पस है यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन का, ये नहीं है कि हम डेटा एंट्री कर सकें, हमारा पर्पस ये है कि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, हम अपनी मैनेजमेंट को ऐसी रिपोर्ट्स दें, ऐसे इंसाइट्स दें मैनेजमेंट को कि वो बिजनेस के बेटर डिसीजन ले सकें, वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके, वो बिजनेस की सेल्स बढ़ा सके। तो अकाउंटिंग इज नॉट ओनली सिस्टमैटिकली अरेंजिंग ऑल दी इंफॉर्मेशन इन सम सॉफ्टवेयर, इट्स मोर देन दैट। ठीक है, तो अकाउंटिंग के अंदर फ्रेंड्स क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मेक श्योर कि सबसे पहले जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स है वो सारे फुल्ली कैप्चर्ड है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में। तो हमारी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स डेली बेसिस पर अपडेट होनी चाहिए। तो हमें अपनी चेकलिस्ट में करना है कि हर रोज सुबह आके सबसे पहले मैं अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपडेट करूंगा रियल टाइम बेसिस पर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहाँ पे अकाउंटिंग हमारे बैंक से इंटीग्रेट हो जाती है और इंटीग्रेट होकर हमारी एंट्रीज ऑटोमेटिकली हो जाती है। जोहो के अंदर भी ऐसे ऑटोमेटिक हो जाती है, क्विक बुक्स में हो जाती है, और हमारे एसएपी सिस्टम्स के अंदर भी टैली बैंक से इंटीग्रेट होकर ऑटोमेटिक एंट्रीज हो जाती है। बट वी नीड टू मार्क देयर कि जो हमारी पेमेंट्स हुई है वो हमारी कौन से लेजर में जानी चाहिए, कौन से लेजर में एंट्री पार्क होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी सेल्स, हमारी परचेजेस, हमारे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, हमारी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, हमारे सारे एक्सपेंसेस, हमारी सैलरीज, ये सारी डेटा एंट्रीज जो है प्रॉपरली हमारे सिस्टम के अंदर हुई है। ठीक है, इसके लिए हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे। चेकलिस्ट के अंदर हम ये चीज लिखेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो हमें चेक करना है, जिससे हमें पता चले कि सारी अकाउंटिंग हमारे सिस्टम के अंदर हो गई है। वो चेकलिस्ट जो है हम मंथली बेसिस के ऊपर जो है टिक करेंगे कि हमारी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अप टू डेट है, हमारी बीआरएस बनी हुई है, हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके किसी क्लाइंट ने आपको 1 लाख रुपए पेमेंट करी है, आपने 1 लाख का इनवॉइस रेज किया था एंड ही हैज डिडक्टेड 10% टीडीएस ऑन दैट, तो 90,000 उसके नेम पे होगा और 10,000 उसके नेम पर दिखा रहा होगा हमारे बैंकिंग सिस्टम, हमारी अकाउंट्स में। तो वो 10,000 रुपीज टीडीएस से एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों की हम एक चेकलिस्ट बना सकते हैं कि हमें मंथ एंड में क्या क्या चीजें चेक करनी है। क्या क्या चेक करनी है कि बैंक अकाउंट अपडेटेड है या नहीं, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स अपडेटेड है या नहीं है, सेल्स सारी हमारी अपडेटेड है या नहीं है, हमारी जीएसटीआर 1 से मैच हो रही है या नहीं हो रही, परचेजेस हमारी जीएसटीआर 2A का रिकंसिलेशन करते हैं हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, और जो इनवॉइसेस हमारी अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं होते वो हम उसे बुक करते हैं। एग्जाम्पल है पेपाल का, अगर आपकी पेमेंट पेपाल से आ रही है, अगर आप अमेजोन पे अपना सामान बेच रहे हो, तो उन्होंने अपनी कमीशन का इनवॉइस जनरेट कर दिया है और आपको तो पैसे कटकर मिले हैं, आपके पास तो इनवॉइस आया ही नहीं है, आपको तो उनके पोर्टल पे जाना पड़ेगा और इनवॉइस डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर अपने बुक्स के अंदर बुक करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से इनवॉइस हैं जो आपको मंथली बुक करने होते हैं, ये हम अपनी चेकलिस्ट के अंदर लिखेंगे। हम अपनी इतनी डिटेल चेकलिस्ट बनाएंगे कि आने वाले समय में एक लोएस्ट स्किल सेट का बंदा भी हम रख के ना उससे काम करा लेंगे। तो ये हम अकाउंटिंग की परफेक्शन को अचीव करेंगे अपने सिस्टम्स में और इस 6 वीक्स की जर्नी में। आई एम जस्ट डिटेलिंग ऑन दिस एस्पेक्ट सो दैट हम सब उस मूड के अंदर आए, हमारे माइंड के अंदर जाए कि हमें कितने डिटेलिंग के अंदर हमारी चेकलिस्ट पर काम करना है। अभी जो हम चेकलिस्ट बार बार ही बोल रहे हैं, वी विल गिव यू द फॉर्मेट ऑफ द चेकलिस्ट, वी विल शो यू हाउ द चेकलिस्ट विल वर्क। लॉट ऑफ पीपल हियर ऑलरेडी हैव द फॉर्मेट ऑफ चेकलिस्ट, बट विल बी चेकिंग ईच एंड एवरी चेकलिस्ट पर्सनली टू मेक श्योर कि हमारा उसके अंदर सारे डेटा पॉइंट्स हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने किया सबसे पहले हमारी सारी डेटा पॉइंट्स, सारे डेटा एंटर हो जाना चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम में। सेकंड, हमें करना है सारी हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज मंथ ऑन मंथ उसके अंदर बुक हो जानी चाहिए। एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है हमारी टीडीएस की, कि वॉट एवर टीडीएस हैज बीन डिपॉजिटेड दैट हैज टू बी जनरल एंट्री के थ्रू हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द लेजर जिसका हमने टीडीएस डिडक्ट किया है। सेकेंडली, जैसे हमारा टीडीएस जो डिडक्ट होता है, जो हमारी सेल्स के ऊपर हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है, तो उसका भी फॉर्म 26AS हम डाउनलोड करते हैं क्वार्टरली बेसिस पर और हम सारी टीडीएस की एंट्रीज मैच करते हैं। हम मैच करते हैं कि टीडीएस लोगों ने जमा कराया है या नहीं कराया हमारे बिहाफ पर। समझ आ रहा है? एक बार यस और नो लिखेंगे चैट बॉक्स में कि हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा चीजें। ओके, ठीक है, गुड गुड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो हम जो है ये टीडीएस की एंट्रीज करते हैं, जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्रीज।
जीएसटी आउटपुट और जीएसटी इनपुट आज तक जो है कोई अकाउंटेंट ने एडजस्टमेंट एंट्री मारी ही नहीं। तो हमारा जो भी जीएसटी आउटपुट है महीने का और जो हमारा जीएसटी इनपुट है उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री होनी चाहिए जो कि हमारी 3B से मैच होनी चाहिए। तो हमारी जीएसटी लायबिलिटी बनेगी और जीएसटी लायबिलिटी हम पे करते हैं वो हमारी मैच होनी चाहिए जीएसटीआर 3B से, और देन जीएसटीआर 3B की एक पेमेंट एंट्री हमारी टैली में होनी चाहिए। और जो हमने अनक्लेम्ड हमारे रह जाते हैं इनवॉइसेस, वो एक अनक्लेम्ड में चले जाते हैं, और जब हम जिस मंथ में क्लेम करते हैं फिर हम एक जनरल एंट्री के थ्रू पास करते हैं। इससे हमारी वर्किंग इतनी इजी हो जाती है, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम से, टैली से, ईआरपी से ही हमारी सारी रिपोर्ट्स निकल जाती है ईयर एंड पे। कल हमारा कोई भी जीएसटी की चेकिंग होती है तो उसी से सारी इंफॉर्मेशन निकलकर हमारे को मिल जाती है। तो विल प्रोवाइड यू फर्स्ट ऑफ ऑल चेकलिस्ट टू फाइनलाइज कि ये अकाउंट्स में हमें क्या क्या चीज चेक करनी है, और आप जब वो चेकलिस्ट बना लेंगे विल हैंड होल्ड यू टू प्रिपेयर दैट चेकलिस्ट। विल ऑल्सो चेक कि वो चेकलिस्ट प्रॉपर है या नहीं है, और कोई भी अकाउंटेंट जो है वो सारा उस चेकलिस्ट में चेक करके हर महीने बस चेक कर सकते हैं मैंने ये एंट्री कर दी कर दी कर दी कर दी कर दी। और अगर वो अकाउंटेंट अवेलेबल भी नहीं है, उसका जूनियर अवेलेबल है, तो ही कैन ऑल्सो चेक कि ये सारी एंट्रीज हमारी हो गई है। ठीक है जी। इसके आगे चेकलिस्ट में आपको हाउ टू डू गाइड भी बनवाएंगे। हाउ टू डू गाइड में फॉर एग्जांपल आपकी एक जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज की एंट्री है, तो वो रिवर्स चार्ज की एंट्री कैसे बुक होती है वो भी आपको उसके अंदर लिखना होगा नोट्स बना के या वीडियो बना के छोटी सी, कि मेरे को जीएसटी की रिवर्स चार्ज की एंट्री कैसे करनी है। अगर मेरा एसएपी सिस्टम है, एसएपी सिस्टम में अगर मेरे को सर को एआर रिपोर्ट एपी रिपोर्ट निकाल कर देनी है तो वो रिपोर्ट कैसे निकलती है उसका एक छोटा सा हम ट्यूटोरियल बनवाएंगे और वहां पे लगवाएंगे। और उसके साथ साथ एक फ्रीक्वेंसी भी सेट कराएंगे कि हर वेडनेसडे को हमारी एआर रिपोर्ट मैनेजमेंट के पास जानी चाहिए, एपी रिपोर्ट हमारी मैनेजमेंट के पास जानी चाहिए। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रहे होंगे, लेकिन जब ये सारी चीजें पेपर पर होती है तो क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है ना वो प्रोसेस ओरिएंटेड बन जाता है, और हमारे बंदे जो है ना फिर थोड़ा हायर लेवल का काम करते हैं। वो ये जो बेसिक वर्क है वो बेसिक वर्क से थोड़े से फ्री हो जाते हैं, उसकी उनके माइंड से टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग इज नॉट ओनली अबाउट डेटा एंट्री। अकाउंटिंग, रियल अकाउंटेंट इज द पर्सन हु इज गिविंग इनसाइट्स टू द मैनेजमेंट। अब हमारी मैनेजमेंट को इनसाइट्स कैसे मिलेगी, कैसे देते हैं आप इंफॉर्मेशन अपनी मैनेजमेंट को, या जो यहाँ पे मैनेजमेंट है, बिजनेस ओनर्स हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कैसे मिलती है? लिख सकते हैं, अगर नहीं भी मिलती तो लिख सकते हैं कि वी डोंट गेट इट, या फिर वी गेट MIS रिपोर्ट, वी गेट इन दी एक्सेल, वी डाउनलोड इट फ्रॉम SAP। यस, नो? MIS रिपोर्ट मिलती है, एक्सेल में मिलती है। वेरी गुड। बाकी लोग, बाकी लोगों को अभी प्रोवाइड नहीं करते कोई रिपोर्ट अपनी मैनेजमेंट को? ओके। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग, रियल अकाउंटिंग इज व्हेन द मैनेजमेंट गेट्स MIS रिपोर्टिंग। आज की डेट में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं खाली सरकार के दबाव से। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कि हमारे पास जो है कोई कल इनकम टैक्स की क्वेश्चन हो जाता है, कोई हमारे जीएसटी का नोटिस आ जाता है, जीएसटी ऑफिसर आ जाता है, तो वी आर गुड टू इन द आईज ऑफ द लॉ। लेकिन अकाउंटिंग जब तक मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ नहीं बनेगी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है उन्हें देने की, तब तक कोई फायदा नहीं है अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले जरूरी है कि हर अकाउंटेंट अपनी मैनेजमेंट को MIS रिपोर्ट दे। MIS रिपोर्ट के फॉर्मेट्स हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। आज की डेट में आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें रेगुलर बेसिस पे MIS रिपोर्ट्स देनी है। MIS रिपोर्ट क्या होता है? MIS इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमें एक ऐसा सिस्टम सेट करना है कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती रहे। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारा एक अकाउंटेंट था, तो वो अकाउंटेंट क्या करता था कि हर रोज जिस भी क्लाइंट की पेमेंट आती थी ना, तो वो शाम को मैसेज कर देता था कि सर आज ABC क्लाइंट से 25,000 आए हैं, सर आज BCD क्लाइंट से जो है 50,000 रुपए आए हैं। तो मैनेजमेंट यूज टू रिमेन हैप्पी। ठीक है, तो वो हमेशा मैनेजमेंट खुश रहती थी कि यार चलो यार आज 50,000 आए हैं, आज 1 लाख रुपए आए हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, तो वो व्हाट्सएप पे एक सिंपल मैसेज देता था। तो हमें देखना है कि हमारी मैनेजमेंट क्या सुनना चाहती है, व्हाट इज द सॉन्ग फॉर देम, और हमें जो है उस फॉर्मेट का एक एक्सेल बनाना चाहिए। जनरल MIS क्या होती है? जनरल MIS के अंदर आपका P&L अकाउंट आता है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है कि मेरी सेल्स कितनी है, मेरी परचेज कितनी है, मेरा एक्सपेंस कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है। ठीक है, मेरा EBITDA कितना है। फिर P&L से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है कि अगर मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं महीने के, तो 10 लाख रुपए कहां पर है?
या तो मेरे बैंक में होने चाहिए, या मेरे स्टॉक में होने चाहिए, या मेरे डेटर्स के अंदर होने चाहिए, राइट। तो वो पैसे कहाँ पर है, तो वो हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उससे पता चलता है कि मेरे पैसे कहाँ पर है, वेयर इज द मनी दैट वी वांट टू स्पेंड। जब ये हमारी MIS रिपोर्ट बन जाती है तो नेक्स्ट स्टेप हमारी होता है बजटिंग। ये MIS जो है हमारी पास्ट डेटा के बेसिस पे बनती है, फ्यूचर के लिए हमारी बजटिंग होती है कि अगले महीने मेरे कौन से खर्चे हैं, मेरी कौन से एक्सपेंसेस हैं, कितनी मेरी इनकम होगी। अगर मैं 10 लाख रुपए महीना बचा रहा हूं तो मैं बिजनेस डेवलपमेंट में खर्चा कर सकता हूँ, मैं अपना नई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकता हूँ, मैं नई मशीनरी खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता। तो ये कॉन्फिडेंस जो है मैनेजमेंट के पास आता है, तो वो एक बजट बनाते हैं। बजट दो तरीके के होते हैं, एक P&L बजट कि मेरी सेल्स कितनी होगी, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, और एक कैश बजट, कैश बजट मेरी रिसीट्स कितनी होगी और मेरी कैश आउटगो कितना होगा। जब हम ये बजट बना के हम काम करते हैं तो हर महीने वेरिएंस एनालिसिस करते हैं कि जो हमने बजट बनाया था हम उससे डेविएट कर रहे हैं या हम वो फॉलो कर रहे हैं, राइट। जब हम ये सारा काम करते हैं अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठकर, तो हम एज एन अकाउंट्स टीम मैनेजमेंट के फेवरेट वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि हम मैनेजमेंट को हेल्प कर रहे हैं बिजनेस ग्रो करने में। और जब भी बिजनेस ग्रो होगा तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं, चाहे हमारे एम्प्लॉयज हैं, चाहे हमारी अकाउंट्स टीम है, सब लोगों का फायदा होता ही होता है, राइट। यस और नो। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले ही मैनेजमेंट को पता चल जाती है कि सर अभी कैश क्रंच चल रहा है। कैश क्रंच इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे AR रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हो कि इतने सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो 90 डेज से जिन्होंने पेमेंट ही नहीं करी है। तो हम AR रिपोर्ट, अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट या डेटर्स रिपोर्ट बनाते हैं विद प्रॉपर एजिंग कि 30 डेज पुराने कितने हैं, 60 डेज पुराने कितने हैं, 90 डेज पुराने कितने हैं, मोर देन 90 डेज पुराने कितने हैं। तो बैंक्स के अंदर एक कंसेप्ट होता है कि 3 महीने की EMI अगर मैंने पे नहीं करी तो मेरा अकाउंट NPA हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सिमिलरली आपकी कंपनी के अंदर भी बड़े स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होने चाहिए कि अगर मेरे पेमेंट डेज 30 डेज है, मेरे पेमेंट टर्म्स, तो अगर मेरी पेमेंट 60 डेज या 90 डेज तक नहीं आई तो वो अकाउंट को हम NPA घोषित कर देंगे, और एज अ मैनेजमेंट जो है विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस टू रिकवर दैट अमाउंट। ठीक है जी। तो क्या होता है, हम कांस्टेंट फॉलो अप ही नहीं कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, इसलिए हमारी पेमेंट्स नहीं आ रही है। तो हम ये चेकलिस्ट में डाल देंगे कि हर हफ्ते हमें अपनी अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल का फॉलो अप का जिसके पास भी सिस्टम है, वो हमारी CRM के पास है, हमारे सेल्स वाले के पास है, जिसके पास भी हमारा सिस्टम है टू फॉलो फॉर दी पेमेंट्स, उसकी चेकलिस्ट में डाल देंगे कि उसने फॉलो किया नहीं किया, और क्या बात हुई है वो बात भी वहां पे वो लिखेगा, मेंशन करेगा कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन दैट हैज हैपेंड। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग में फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया, सबसे पहली बात हमने डिस्कस करी हमारी डेटा एंट्री, दूसरी बात हमने डिस्कस करी रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट, तीसरी बात है हमारी कंप्लायंस। तो हमारे अकाउंटिंग, हमारे इनकम टैक्स, हमारे GST, हमारे TDS, इसके कंप्लायंसेस हमारे परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है। जब इसके कंप्लायंसेस के लिए हम एक कंप्लायंस ट्रैकर बनाएंगे, और कंप्लायंस ट्रैकर भी आपका बनवा कर देंगे जिसके अंदर हमारे सारे कंप्लायंस की कौन से कंप्लायंसेस ड्यू है वो मेंशन होंगे, और वो सारे कंप्लायंसेस को आप टिक कर सकते हैं। इसके साथ आपकी एक यूजर आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स की एक शीट भी बनवाएंगे कि आपकी ट्रेसेस पे, TDS पे, इनकम टैक्स पर, आपकी GST के ऊपर, आपकी स्टार्टअप इंडिया के ऊपर, आपकी ई-वे बिल की क्या यूजर आईडीज हैं, क्या पासवर्ड्स है, सो दैट सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह स्टोर्ड रहे। ठीक है। आज के लिए अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको पहला टिप है कि आपको एक फंक्शनल मेल आईडी बनाना है, finance@yourcompany.com और accounts@yourcompany.com। जिन भी लोगों का ये बना हुआ है वेल एंड गुड, जिन लोगों का नहीं बना हुआ तो आज हमें एक फंक्शनल मेल आईडी बनाना है, अकाउंट्स और finance@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज about accounting. We are moving forward to compliances now. Yeah. So now we come to income tax compliances. तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के अंदर है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, चाहे पार्टनरशिप कंपनी है, चाहे वो LLP है, सब लोगों को, चाहे वो ट्रस्ट है, सब लोगों को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग टैक्स रिटर्न, बताएंगे चैट में। कंपनीज की ड्यू डेट क्या है टैक्स रिटर्न फाइल करने की? स्क्रीन पे गलत लिखी हुई है जान के। और कोई? 30 सितंबर इज द रॉन्ग आंसर नाउ। बताओ अकाउंटेंट्स, बिजनेस ओनर्स, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न?
लिख दो, नहीं पता। 31 अक्टूबर इज राइट आंसर। ठीक है जी। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या आपका ऑडिट वाला केस है, तो नाउ द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इज 31 अक्टूबर। द रिटर्न द टाइमलाइन फॉर गेटिंग ऑडिट डन इज 30 सितंबर। ठीक है। एंड इफ यूर नॉन ऑडिट केस, और जो आपके इंडिविजुअल डायरेक्टर्स है कंपनी में, उनकी ड्यू डेट क्या है? इंडिविजुअल्स की क्या ड्यू डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न की? ये तो सब अपनी भी भरते हैं। नहीं, 30 सितंबर नहीं है। 31 July is the due date for filing income tax returns for individuals. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब कोई मूड में नहीं है कोई डेट एक्सटेंशंस के, तो हमें जो है यही डेडलाइन पकड़ के चलनी है कि 31 जुलाई ड्यू डेट होती है। इस बार गवर्नमेंट ने कर दिया था कि हम जो रिवाइज रिटर्न है या फिर हम बिलेटेड रिटर्न, लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर चली गई, बहुत सारे लोगों ने अपनी लीनियंसी की वजह से रिटर्न फाइल नहीं करी, अब उनकी रिटर्न फाइल हो ही नहीं सकती है। ठीक है। तो वी नीड टू अडेयर टू टाइमलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट्स टाइमलाइंस। लास्ट डेट्स पर हो सकता है वेबसाइट ना भी चले गवर्नमेंट की, फिर भी जो है टाइमलाइन एक्सटेंड नहीं होंगी। टाइमलाइन जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो हमें जो भी अपनी चेकलिस्ट के अंदर डेट्स डालनी है, वी शुड मेक श्योर कि डेडलाइन से 10 दिन पहले ही हमारा काम हो जाए। अगर 31 जुलाई डेट है तो हमारा 15-20 जुलाई तक रिटर्न भर जाए। अगर हमारी 31 अक्टूबर ड्यू डेट है तो हमारी 10-15 अक्टूबर तक ही रिटर्न भर जाए। एंड इफ यू वांट, उससे पहले भी हमारी भरी जा सकती है। ठीक है जी। तो ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड इंडिया आर रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर। ठीक है। ऐसे ही हमारे कुछ ट्रस्ट जो है उनकी भी ड्यू डेट, अगर वो ऑडिट केस है तो हमारी उनकी ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। ठीक है जी। एंड कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया कैन फाइल टू टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर इज फाइल्ड प्रीवियस ईयर, अप्रैल से मार्च तक का हमारा ईयर होता है, उसमें फाइल होती है। और जो भी हमारे टीडीएस डिडक्ट होता है वो एडजस्ट हो जाता है हमारी टैक्स लायबिलिटी से, और पेनल्टी होती है हमारी 10,000 रुपए की अगर हम रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते। तो व्हाट इज द टैक्स रेट? कोई बताएगा कंपनीज के ऊपर इनकम टैक्स का रेट क्या चल रहा है आजकल? अगर कंपनी 1 करोड़ रुपए कमाती है तो कितना टैक्स पे करना है? 25%। और कोई? ओके। तो टैक्स रेट इज 22% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस विच कम्स आउट टू बी 25.17%। ठीक है। तो अभी अगर हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसने 1 करोड़ रुपए कमाए, 1 करोड़ रुपए में से 25,17,000 रुपए सरकार को दे दिए। अब 74 लाख रुपीस वो घर लेकर जाएगी, 74.50 बोल देते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब जब डायरेक्टर से पैसा घर लेकर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उन्हें दोबारा इनकम टैक्स देना है या नहीं देना? यस और नो? यस। तो आज की डेट में अगर डायरेक्टर्स जो है डिविडेंड घर लेकर जाते हैं तो दोबारा उन्हें इनकम टैक्स देना है। इनकम टैक्स का रेट जो है दैट इज दी स्लैब रेट इन विच दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इनटू। ठीक है। तो उसकी थोड़ी सी वो टैक्स प्लानिंग भी करते हैं कि हम अपनी सैलरीज उस हिसाब से दिखाते हैं, हम अपना रेंट उस हिसाब से दिखाते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सो दैट हमारे टैक्स लायबिलिटी मैनेज हो सके। वी डू नॉट एंड अप पेइंग डबल टैक्सेशन इन दैट एस्पेक्ट। ठीक है। अगर हमारी एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो कितना टैक्स रेट है कोई बता सकता है? तो जब हमारा लाइव सेशन होता है ना, तो जो भी आंसर देता है तो हम उसे गिफ्ट में एक पेन देते हैं। तो हमारे बहुत सारे आंसर्स फिर आते रहते हैं आते रहते हैं। तो ऑनलाइन भी हमें कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा मे बी इन नेक्स्ट सेशन। हाँ जी, सेम एज पार्टनरशिप, वेरी गुड। तो एलएलपी के अंदर 30% टैक्स होता है प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस होता है, लेकिन सरचार्ज अबव अ पर्टिकुलर लिमिट होता है, तो 31.2% उसका इफेक्टिव टैक्स रेट आता है। लेकिन जब हम पैसे घर लेकर जाते हैं एलएलपी से या पार्टनरशिप से, तब हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। तो इट इज लाइक वी पे 31.2% एंड देन वट एवर मनी वी टेक एट होम, देर इज नो इनकम टैक्स ऑन दैट। तो इसलिए ओवरऑल पार्टनरशिप और एलएलपी में टैक्सेशन थोड़ा सा कम होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है शेयर्स इशू कर सकती है अपने इन्वेस्टर्स को। एलएलपी जो है दे कैन नॉट इशू शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स। तो अगर हम स्टार्टअप्स टाइप हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम एक रेगुलर बिजनेस है तो एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म इज अ गुड ऑप्शन वेयर इन वी कैन एंजॉय द मनी आफ्टर पेइंग 30% टैक्स। ठीक है। आरओसी,
So ROC is registrar of companies. So registrar of companies basically, how many of us are private limited companies? So एक बारी लिख के चैट में बता सकते हैं, private limited, LLP, proprietorship, trust, क्या चीज है आपकी? What is the structure of your business? Private limited, okay, Lakshman ji has partnership, private limited, so most are private limited, and then Sunil ji has trust. Okay, so mostly we have private limited companies. तो जितने भी हमारी private limited और LLPs होती है, limited liability partnership, उनके ऊपर जो है हमारे ROC के compliances applicable होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के compliances. अगर हम प्रोप्राइटरशिप हैं, अगर हम पार्टनरशिप हैं, अगर हम ट्रस्ट हैं, तो हम फ्री हैं ROC के compliances से. हमारे ऊपर ROC का जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमारे ऊपर जो है ROC के कंप्लायंसेस एप्लीकेबल नहीं है. तो सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को ROC के कंप्लायंसेस करने होते हैं, और ROC के कंप्लायंसेस जो है करने बहुत जरूरी है. ये कंप्लायंसेस इजी होते हैं, लेकिन अगर हम टाइम पे कर लें तो ये बहुत इजी है. अगर हम टाइम पे ना करें तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं. How? There is a late fees of 100 rupees per day of default in ROC compliances if we do not do it on time. और वो compliances की फीस बढ़ती चली जाती है. तो we need to make sure कि जो भी हमारे चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, जब भी वो हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, OTP मांग रहे हैं ROC compliances की, तो वो हम टाइम पर करा दें. अगर वो मिस हो जाते हैं तो इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस एज अ होल. तो ROC के क्या कंप्लायंसेस होते हैं? ब्रॉडली स्पीकिंग, हम जो है ऑडिटर अपॉइंट करते हैं. जब नई कंपनी बनती है तब हम ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, नहीं तो हमें हर 5 साल के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करना होता है ADT 1 फॉर्म फाइल करके. हर साल हमें डायरेक्टर KYC करानी होती है. डायरेक्टर 3 KYC फॉर्म्स हर साल हमारे होते हैं. अगर हम डायरेक्टर KYC टाइम पे नहीं कराते तो 5,000 रुपीज की पेनल्टी लगती है. तो डायरेक्टर KYC क्यों कराया गया? ROC ने आइडेंटिफाई किया देयर वर 1 लाख कंपनीज जिनके जो डायरेक्टर्स थे, वो डायरेक्टर अपनी कंपनीज ऑपरेट कर रहे थे स्वर्ग और नर्क से, हायर प्लैनेट से. तो वो जो डायरेक्टर्स थे वो ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुके थे और वो कंपनीज ऑपरेट कर रहे थे यहाँ पर. तो उन्होंने बोला कि हम जो है आपके डिजिटल सिग्नेचर भी जो आप बनाएंगे ना, वो वीडियो वेरिफिकेशन के बाद बनाएंगे. तो आप सब लोगों के जब भी डिजिटल सिग्नेचर बनते होंगे तो आप वीडियो वेरिफिकेशन करते होंगे और उसके बाद आपके डिजिटल सिग्नेचर बनते होंगे. डायरेक्टर KYC करने के लिए आपके पास OTP आते होंगे आपके मोबाइल पर, आपके ईमेल पर, और फिर डायरेक्टर KYC करी जाती है कंपनीज की. हर साल हर कंपनी को अपने फॉर्म्स फाइल करने होते हैं ROC के पास, अपनी बैलेंस शीट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो आप अपने सारे कॉम्पिटिटर्स की ना बैलेंस शीट निकाल सकते हो ROC से, और आपके कॉम्पिटिटर आपकी बैलेंस शीट भी निकाल सकते हैं ROC से. तो फॉर्म्स होते हैं AOC 4 और MGT 7, जिसके अंदर डिटेल्स होती है अपनी एनुअल फाइलिंग की. तो हम देख सकते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम जो है देख सकते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर लीडर कौन है. अगर हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो लीडर है, हम उसकी बैलेंस शीट निकाल सकते हैं और हम देख सकते हैं कि उसका सेल्स कितनी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, वो कितना % प्रॉफिट दिखाते हैं अपनी सेल्स के ऊपर, उसका कितना खर्चा, उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी % है उसकी सेल्स की, उसकी जो परचेजेस है COGS है उसकी कितनी % है उसकी सेल्स की, और हमारी कॉस्टिंग किस हिसाब से. तो हमें एक डायरेक्शन मिलती है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए. हम वैल्यूएशन रिपोर्ट्स भी निकालते हैं ROC कंप्लायंसेस में से, कि अगर हमारी कोई कॉम्पिटिटर है जिसकी फंडिंग हुई है या जो वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो वो अपने प्रॉफिट के कितने टाइम्स ऑपरेट कर रहा है. उसका प्रॉफिट 10 करोड़ है और उसकी वैल्यूएशन 200 करोड़ है, तो वो 20 गुना अपने प्रॉफिट के ऑपरेट कर रहा है. तो हम अपनी वैल्यूएशन भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास फ्यूचर में कोई फंडिंग अपॉर्चुनिटीज आती है. तो विल बी हैविंग अ डेडिकेटेड सेशन फंडिंग और वैल्यूएशन के ऊपर इस 6 वीक्स प्रोग्राम में, जिसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे फंडिंग मिलती है, कैसे कंपनियों की वैल्यूएशन होती है, हमारे लिए क्या आगे रोड मैप है. ठीक है जी. फॉर्म 11 और फॉर्म 8 LLPs को फाइल करने होते हैं. ऐसे कभी आपको कंपनी का एड्रेस चेंज करना होता है, नेम चेंज करना होता है, ये सारी आप ROC के अंदर चेंजेस करा सकते हैं. आपको कंपनी के 7 तरीके के रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं. ये रजिस्टर सब डिजिटल फॉर्मेट में आप मेंटेन कर सकते हैं. कंपनीज एक्ट 2013 के बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और DPT 3 फॉर्म फाइल करना होता है अगर आपने की कंपनी ने लोन ले रखा है. ऐसी MSME का फॉर्म फाइल करना होता है आपको, अगर कोई ऐसी MSME से आपने सर्विसेज ले रखी है और 45 डेज में उसकी पेमेंट नहीं करी है तो.
सिमिलरली आप अपने आप को भी एमएसएमई में रजिस्टर करा सकते हैं और हर प्राइवेट लिमिटेड को जो है आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यार हम एमएसएमई है, 45 डेज में हमारी पेमेंट करो। अगर हमारी पेमेंट तुमने 45 डेज में नहीं करी तो तुम्हें एमएसएमई 1 फॉर्म फाइल करना होगा गवर्नमेंट को साल में 2 बारी, जिसमें रिपोर्ट करना होगा कि मैंने इस एमएसएमई से सर्विसेज ली है, प्रोडक्ट लिए हैं, लेकिन उसकी पेमेंट 45 दिन में नहीं करी। ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ दीज आरओसी कंप्लायंसेस आर टेकन केयर बाय योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बाय योर कंपनी सेक्रेटरीज। तो बहुत ज्यादा इसमें हमारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट दिमाग नहीं लगाते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक जो भी फाइलिंग हो रही है और उसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन निकल ही जाती है। तो एज अ अकाउंटेंट वी शुड बी विजिलेंट टू चेक कि ये कंप्लायंसेस टाइम पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे और सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। टीडीएस, टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कितने लोग टीडीएस कंप्लायंसेस कर रहे हैं? यस नो, चैट में लिख के बताएंगे यस नो। कितने लोग टीडीएस कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे? यस, हेमंत जी कर रहे हैं, लक्ष्मण जी कर रहे हैं, अमित जी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं टीडीएस। टीडीएस के बिना जिंदगी नहीं चल सकती इंडिया में। ओके, वेरी गुड। सो टीडीएस कंप्लायंसेस हम सब लोगों को समझ आता है कि व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट कहती है पे एज यू अर्न, जैसे जैसे तुम्हारी कमाई हो रही है वैसे वैसे टैक्स देते रहो, बाद में तुम्हारे पास पैसे बचे ना बचे टैक्स देने के लिए। तो क्या होता है, टीडीएस हमारे ऊपर दो तरीके से एप्लीकेबल होता है। एक, जो हमारी इनकम हो रही है, दूसरा जो हम खर्चे कर रहे हैं। जो हमारी इनकम हो रही है उस पे हमारा क्लाइंट हमारा टीडीएस काटता है, और जो हमारे खर्चे हो रहे हैं उसमें हम अपने वेंडर का टीडीएस काटते हैं। सारी टीडीएस के जो खर्चे होते हैं डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, सबका सेक्शन अलग अलग होता है, सबकी थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग होती है। तो टीडीएस की जो फैमिली है ना इनकम टैक्स में, वो बहुत बड़ी है। हर साल जो है फैमिली के अंदर नए फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, नए सेक्शंस आ जाते हैं, और ये नए सेक्शंस में जब तक हमारे अकाउंट्स टीम को हमारे को पता चलते हैं तब तक काफी लेट भी हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी बजट आए तो हम उस बजट को स्टडी करें, हम उस बजट की, आजकल तो यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल होती हैं, वो यूट्यूब वीडियोस देख के हमें पता चल जाता है। नहीं तो आप स्टार्टर सीएफओ को भी फॉलो कर सकते हैं। तो वी कीप ऑन कंडक्टिंग दीज सेशंस। तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन से नए सेक्शन आए हैं, वो हमारे ऊपर कैसे एप्लीकेबल हुए हैं। ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल ले जनरल जनरल थिंग का, सॉरी, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट है, तो व्हाट इज दी टीडीएस रेट ऑन रेंट अगर आप रेंट पे कर रहे हो? टेन परसेंट, या सो 10% इज दी रेट ऑफ टीडीएस, और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000। ठीक है। तो अभी रेंट के ऊपर, सैलरी के ऊपर, ठीक है, और हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट के ऊपर, हमारी प्रोफेशनल फीस के ऊपर, ये तो सब हम टीडीएस कंप्लायंसेस कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन देयर आर अदर एस्पेक्ट्स आल्सो ऑफ टीडीएस, जो कि नए सेक्शंस आए हैं, जो हमें अच्छे से पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अमेजोन जो है हमारी कमीशन डिडक्ट कर रहा है, तो आर वी डिडक्टिंग टीडीएस ऑन दैट और नॉट? तो हमें क्या करना होता है, हम गूगल का एडवर्ड रन करते हैं। गूगल का एडवर्ड रन करते हैं तो उसके अंदर जो हम पेमेंट करते हैं गूगल को, वो तो पूरी पेमेंट ले लेता है हमसे, हम रिचार्ज कर देते हैं 5,000 का। तो उसका टीडीएस हम कैसे डिडक्ट करें? हमारी पेमेंट गेटवे से हमारी पेमेंट आती है, वो हमारी कमीशन चार्ज करता है, उस कमीशन के ऊपर टीडीएस कैसे पे करें? हमने एनबीएफसी से बैंक लोन ले रखा है, हम उसे इंटरेस्ट पे करते हैं, उस इंटरेस्ट के ऊपर हम टीडीएस कैसे पे करें? हमारी तो सारी ईएमआई ईसीएस के थ्रू डिडक्ट हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम आती है लोगों को? यस, नो, या फिर हम करते ही नहीं? आते हैं ऐसे सिनेरियोस, राइट। तो हमें फ्रेंड्स क्या श्योर करना है कि ये सारी जो केसेस होते हैं हमें टीडीएस अपनी पॉकेट से डिपॉजिट कराना होता है, और फिर हमें उनको फॉर्म 16 इशू करना होता है। इनके पोर्टल्स पे, पेपाल के पोर्टल पे, रेजर पे के पोर्टल पे जाके अपने फॉर्म 16 अपलोड करना होता है, गूगल के पोर्टल पे जाके फॉर्म 16 अपलोड करना होता है, और फिर हमें अपने पैसे रिफंड लेने होते हैं, वापस लेने होते हैं इन पोर्टल से। बहुत सारे बिजनेसेस में शिप रॉकेट, ऐसे नए नए मैकेनिज्म यूज हो रहे हैं जहाँ पे हमारे टीडीएस के कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होते हैं। ऐसी हमारी जो परचेजेस होती है, अगर हमारी टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा है,
और हम किसी भी बंदे से 50 लाख से ज्यादा का माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसके ऊपर भी टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। वी नीड टू मेक श्योर कि हम ये सारे कंप्लायंसेस प्रॉपरली कर रहे हैं। अब ये कंप्लायंसेस जो प्रॉपरली कर रहे हैं ये हम अपनी चेकलिस्ट के अंदर ही लिख देंगे। हमने ऑलरेडी आपको एक शीट शेयर करी है जिसके अंदर रेफरेंस के लिए आपके टीडीएस के पॉइंट्स मेंशन्ड है। तो हम जो अपनी चेकलिस्ट के अंदर ही मेंशन कर देंगे कि हमारे बिजनेस के अंदर कौन से नेचर ऑफ एक्सपेंसेस हो रहे हैं और उस पर कितना टीडीएस है, उसका हाउ टू डू गाइड के अंदर हम जो है मेंशन कर देंगे कि कौन से सेक्शन के अंडर ये कवर्ड है। उसके बाद आपका कोई भी नया बंदा आएगा आपके अंडर, वो अपनी चेकलिस्ट के अंदर जाएगा, चेकलिस्ट के अंदर जाके हाउ टू डू गाइड में जाएगा और वहां पे देख लेगा कि यार ये कौन सा सेक्शन है, कितना टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। वो किसी का दिमाग नहीं खाएगा, वहीं पे उसको एक ही जगह पर सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। टीडीएस की ड्यू डेट क्या होती है, कौन सी डेट को टीडीएस डिपॉजिट कराना होता है हमें? वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, 7th को कराना होता है। वेरी गुड, ठीक है। टीडीएस की रिटर्न कब फाइल करनी होती है? व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग टीडीएस रिटर्न्स? 30th। तो टीडीएस की जो रिटर्न्स हम फाइल करते हैं वो हम क्वार्टरली करते हैं। तो अप्रैल मई जून की टीडीएस की रिटर्न हमें फाइल करनी होती है 31 जुलाई तक, ठीक है। तो अगले महीने की 31 तारीख तक हमें टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है। खाली जो लास्ट क्वार्टर होते हैं जैन फेब मार्च का, उसकी हमें 31 मई तक टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है। ये सारी डेट्स हमारी चेकलिस्ट के अंदर आएंगी, डोंट वरी, उसके अंदर लिखेंगे और उसके अंदर पूरा आपको एक डॉक्यूमेंटेशन भी मिलेगा कि कैसे आपको अपनी गूगल फोल्डर के अंदर सारी टीडीएस रिटर्न, टीडीएस चालान सिस्टमैटिकली सेव करने हैं। एज अ बिजनेस ओनर आपको जो है सारी चीजें एक ही जगह पर मिलेंगी, एज एन अकाउंट्स टीम आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिलेंगी। विल गाइड यू हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली, ऑफ कोर्स आपको ही जाके सेव करनी पड़ेगी, आपको ही चीजें करनी पड़ेगी, बट वी विल गाइड यू हाउ टू डू इट, विल रिव्यू, विल आंसर योर क्वेरीज हाउ टू गेट इट डन, ठीक है जी। अब टीडीएस के अंदर हमारी और क्या गलती होती है? फॉर्म 16 हमें इशू करने होते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। टीडीएस की रिटर्न अगर हम टाइम पे फाइल नहीं करते तो कितनी लेट फीस है, तो बता सकता है? ये हम सब कर देते हैं टीडीएस की रिटर्न टाइम पे फाइल, 200 पर डे की रिटर्न की पेनल्टी है, 200 रुपीज पर डे। तो हमें जो है जब भी हम टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं तो 15 दिन के अंदर हमें फॉर्म 16 इशू करने होते हैं। पहले तो फॉर्म 16 मैनुअली बनाने होते थे कुछ साल पहले, आज की डेट में फॉर्म 16 ऑटोमेटिकली ट्रेसिस से डाउनलोड हो जाते हैं और वो फॉर्म 16 हमें अपने सारे वेंडर्स को भेजने होते हैं। देयर इज अ लेट फीस ऑफ 100 रुपीज पर डे इफ फॉर्म 16 इज नॉट डाउनलोडेड। लेकिन अभी तक जो है ना गवर्नमेंट ने वो 100 रुपीज पर डे की जो पेनल्टी है ना वो स्टार्ट नहीं करी है। बहुत जल्दी गवर्नमेंट वो पेनल्टी भी स्टार्ट कर देगी। तो आप लोगों से ये हम चेकलिस्ट में भी डलवाएंगे कि हम फॉर्म 16 डाउनलोड करके क्वार्टरली बेसिस पे अपने वेंडर को दें। हम देते हैं, कितने लोग देते हैं क्वार्टरली बेसिस पे फॉर्म 16 और कितने लोग ईयरली बेसिस पे देते हैं या कितने लोग देते ही नहीं? ओके, बाकी लोग जिनका आंसर नहीं है वो नहीं देते, राइट। तो हमें जो है फ्रेंड्स क्वार्टरली बेसिस पर जो है हमें फॉर्म 16 देने ही देने हैं, अदरवाइज देयर इज अ पेनल्टी ऑन अस। वो पेनल्टी अभी तक इनिशिएट नहीं हुई है लेकिन इट्स ऑल सिस्टम जनरेटेड, गवर्नमेंट कभी भी इनिशिएट कर देगी एंड देन विल एंड अप पेइंग दोस पेनल्टीज, ठीक है जी। तो दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ आवर चेकलिस्ट। और हाउ टू डू गाइड में आप ये लिख सकते हैं कि कैसे वो फॉर्म 16 डाउनलोड होते हैं वेबसाइट से, ट्रेसिस की वेबसाइट से। सो एनी सिंपल पर्सन, एनी person of lower skill set can also download those form 16। हमारे सीनियर अकाउंटेंट की सैलरी उसमें नहीं लगेगी to spend time on that repetitive work। हाँ जी, तो हम अमित जी ईमेल के थ्रू जो है हम फॉर्म 16 सेंड करते हैं। हम फॉर्म 16 ट्रेसिस से डाउनलोड कर लेते हैं। अगर हमने डाउनलोड कर लिया है ट्रेसिस से तो हमारे को वो पेनल्टी इनिशिएट नहीं हो पाएगी गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट के पास यही प्रूफ है कि हमने डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी। बाकी हम क्लाइंट्स को जो है वो ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं फॉर्म 16, ठीक है। जीएसटी, so the most hot topic for the day is GST। तो when GST was introduced तो इसका नाम था गुड एंड सिंपल टैक्स, ठीक है। लेकिन लोगों ने रियलाइज किया कि नाइदर इट इज गुड नॉर इट इज सिंपल, ठीक है। तो इसका जो है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, ऑल्दो इट हैज सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम
फॉर इंडिया, लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज सर्विस टैक्स में पहले हमारा ट्रैक नहीं हो पाती थी चीजें। अगर हम सीए के बिजनेस में है तो अगर हम लैपटॉप लेते थे तो उस पर वैट होता था, तो हमें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर वो सीए की सर्विसेज लेते थे तो सर्विस टैक्स का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था। तो जीएसटी ने बहुत इजी कर दी चीजें कि हमें एक फ्री फ्लो ऑफ इनपुट क्रेडिट मिलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन जीएसटी इतना भी इजी नहीं है। द नंबर ऑफ चेंजेस दैट हैज कम इन जीएसटी टिल द डेट ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंसेप्शन इज मोर देन द डेज इट हैज हैपेंड फॉर जीएसटी टू कम इनटू प्लेस। तो जीएसटी के जो कंप्लायंसेस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे प्रॉपरली समझें और प्रॉपरली कंप्लायंसेस करें। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस आर डूइंग these things। हाँ जी बिल्कुल अमित जी कह रहे हैं, पहले सी फॉर्म एफ फॉर्म डिपार्टमेंट में हर जगह जो है पैसे खिलाए बिना ये फॉर्म्स ही नहीं निकलते थे, और उन्हें मौका चाहिए होता था कि कोई कंपनी जो है सी फॉर्म इशू नहीं कराए उन्होंने तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाए, उनके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करे, और सारा काम डिपार्टमेंट जा जाके होता था। तो जीएसटी में काफी काम इजी भी हो गया है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो इन जीएसटी। एवरी नाउ एंड देन जीएसटी ऑफिसर्स आर रोमिंग, और वो जो आ जाते हैं जीएसटी ऑडिट करने आ जाते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर जीएसटी कंप्लायंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी। अगर हम गुड्स बिजनेस में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो जीएसटी हमारे को कब एप्लीकेबल होगा, कितनी टर्नओवर होनी चाहिए हमारी, हाँ जी। तो देखिए अगर हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो हम दो सिनेरियोज देखेंगे। पहला सिनेरियो हम देखेंगे कि हम खाली अपनी स्टेट में ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इंट्रा स्टेट सेल्स कर रहे हैं, और दूसरा सिनेरियो है कि हम इंटर स्टेट सेल्स कर रहे हैं। इंट्रा स्टेट मीन्स कि हमारी केमिस्ट की शॉप है दिल्ली के अंदर, तो हम तो दिल्ली के अंदर माल बेच रहे हैं। और इंटर स्टेट मीन्स कि हमारी ऑनलाइन बिजनेस है, अमेजोन है, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं नोएडा में माल बेच रहा हूँ, मैं गुड़गांव में माल बेच रहा हूँ, तो दैट इज इंटर स्टेट। तो अगर हमारी इंट्रा स्टेट है तो लिमिट है 40 लाख रुपीज, लेकिन मैं अगर इंटर स्टेट बेच रहा हूँ तो द लिमिट इज 0, देयर इज नो लिमिट, आई विल नीड जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम डे 1। ठीक है जी। अगर हम सर्विस बिजनेस में हैं तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का कोई चक्कर नहीं है, 20 लाख इज द लिमिट। 20 लाख से ऊपर अगर मेरा सर्विस प्रोवाइडर हूं, मेरी टर्नओवर है, तो मेरे को जीएसटी के कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक बार ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो कंप्लायंसेस मैंडेटरी है। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक थिंग्स, तो आपको लग सकता है कि ये तो बहुत बेसिक बातें बता रहे हैं, बट विल मूव टू एडवांस्ड थिंग ऑल्सो, और कहाँ पे हम गलतियां करते हैं उस पर भी हम मूव करेंगे। ठीक है, तो हमने सीखा कि जीएसटी में कब हमारी थ्रेशोल्ड है। सेकेंडली हम देखते हैं कि जो हम माल खरीद रहे हैं तो उस माल का हमें इनपुट क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हमें इनपुट क्रेडिट लेना है तो हम जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब इनपुट क्रेडिट हमें क्या कब मिलता है, तो उसकी 4 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि हमने जो प्रोडक्ट या सर्विस ली है वो एक्चुअल में प्रोडक्ट और सर्विस ली है, जो हमने इनवॉइस लिया उस पर हमारा जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए, जो पेमेंट है हमने उस प्रोडक्ट की पेमेंट कर रखी है, और जो है वो प्रोडक्ट एक्चुअली हमारे प्रीमाइसेस पर डिलीवर होने चाहिए। तो अगर हम जीएसटी इनपुट क्रेडिट की कंडीशंस मीट आउट करते हैं तो हमें जीएसटी इनपुट का प्रॉपरली मिलता है। तो वी नीड टू मेक श्योर व्हाट एवर बिल्स वी आर गेटिंग, तो हमारा जीएसटी नंबर उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे नए नए बिजनेसेस है, अगर हम कोई ई कॉमर्स एग्रीगेटर हैं या हम कुछ ऐसे बिजनेस के अंदर है, तो हो सकता है जीएसटी के कंप्लायंसेस कुछ डिफरेंट भी हों हमारे लिए। तो वी नीड टू मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम किस प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, किस सर्विसेज के अंदर डील करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं तो हमारा HSN कोड होता है, और अगर हम सर्विसेज में डील करते हैं तो हमारा SAC कोड होता है। हमारे HSN और हमारे SAC का क्या टैक्स रेट है, जनरली सर्विसेज पे 18% होता है, कहीं पे रेस्टोरेंट्स वगैरह पे 5% भी होता है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे भी 5% और 12% के 2 स्लैब रेट होते हैं। तो हमें समझना है कि हमारे नेचर ऑफ बिजनेस पे जीएसटी का कितना जीएसटी रेट है। कहीं कहीं पे एम्बिग्युइटी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट है जो कि कार कवर्स बनाते हैं, तो कार कवर्स में क्या होता है कि अगर हम उसे कार एसेसरीज में ले जाते हैं तो उसके ऊपर 28% रेट लगता है,
और अगर हम उसे क्लोथ में ले जाते हैं, कपड़े में ले जाते हैं, तो उसके ऊपर 5% जीएसटी रेट लगता है। तो ऐसा होता है कि वो कोई कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, मारुति के साथ डील कर रहे हैं, वो 28% में ले रही है, होंडा के साथ डील कर रहे हैं, वो 5% में ले रही है। तो हम दो चीजों में तो नहीं हो सकते। तो एज अ मैनेजमेंट ऐसा बहुत सारी चीजों में हमें एम्बिग्यूटी हो सकती है कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो हमें एक पोजीशन पेपर बनाना होता है। पोजीशन पेपर में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी एक ही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, और वो प्रोटोकॉल हम क्या फॉलो करेंगे, इसके लिए हम जनरली एक्सपर्ट से एक ओपिनियन ले लेते हैं। जैसे कार कवर के लिए हमने ओपिनियन ली, तो वहां पे केस लॉ आया। केस लॉ में ये लिखा था कि कार कवर इज नॉट अ कार एसेसरी, बिकॉज कोई भी कार कवर लगा के तो गाड़ी नहीं चला सकता ना, तो वो एसेसरी लगा के ही गाड़ी चलती है। तो उस से उसका एक केस लॉ था, उस केस लॉ को हमने कंसीडर करके एक कॉल ली कि हम 5% ही जीएसटी उसके ऊपर चार्ज करेंगे। तो वी शुड बी रेडी विद आर पेपर वर्क। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन के अंदर हमारे सालों साल निकले जा रहे हैं। जो भी हमारा कंफ्यूजन है वो हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए अपने पोजीशन पेपर में, जो हम अपनी चेकलिस्ट के अंदर ही बना सकते हैं, और लिख सकते हैं कि इसमें मैनेजमेंट का क्या से है, इसके अंदर जीएसटी एक्सपर्ट का क्या से है, हमारे सीए का क्या से है, हमारी अकाउंट्स टीम का क्या से है, क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से। हो सकता है कि यार लगेगा तो 28%, मेरी एंड प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी है, लेकिन मेरे सारे क्लाइंट्स जो है B2C है, मेरा प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, अनकॉम्पिटेटिव हो जाता है। तो क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन हमने निकाला है, ये हम सारा एक अपने चेकलिस्ट के अंदर पोजीशन पेपर बना के उसी के अंदर अगर हम लिख लेते हैं, तो सेम चीज पर दोबारा दोबारा डिस्कशन नहीं होती है। एनीवन कैन रेफर टू दैट एंड अंडरस्टैंड व्हाई द कंपनी इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर स्टैंड और फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पोजीशन इन इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी मैटर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा माल दिल्ली से बॉम्बे जाता है, मेरी एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है, एक मेरा महाराष्ट्र का है। तो जब मेरा माल जाता है तो क्या इसे वो स्टॉक ट्रांसफर के थ्रू हम एंट्री पास करते हैं, सेल परचेज के थ्रू पास करते हैं अपने ईआरपी सिस्टम के अंदर, या फिर जो है हमारा जो माल रिटर्न होता है उस रिटर्न की कैसे एंट्री करते हैं, ई वे बिल हम कब इशू करते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टर बनाता है या हम बनाते हैं। तो इन सब मैटर्स के हम एक प्रोसेस बना सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फ्लो चार्ट बना सकते हैं और उसके थ्रू हम उसे रूट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो जीएसटी के कंप्लायंसेस के अंदर जो है बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। इट्स नॉट ओनली बुकिंग आउटपुट जीएसटी ऑन आर सेल्स एंड बुकिंग इनपुट जीएसटी ऑन आर परचेजेस, बट इट्स मोर देन दैट। वी आर अकाउंट्स टीम शुड हैव सफिशिएंट टाइम टू मेक श्योर कि वो जीएसटी लर्न कर रहे हैं। हफ्ते में कम से कम आधा घंटा निकाल के तो एक वीडियो देखनी चाहिए जीएसटी की। अगर मैं सुपर एक्सपर्ट भी हूँ जीएसटी का, मतलब किसी भी लेवल का पर्सन हूँ, still it is required that I study about GST at least half an hour every week, so that we get to know what are the new challenges industry is facing, what are the new provisions that are coming in। ठीक है, और उसमें हमारे चीजों में क्लैरिटी बनती चली जाती है। So GST is very useful. We can take input tax credit. We can do interstate sales without restriction. Competitive advantage, e-commerce, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। Compliances इतने easy नहीं है, comparatively अब easy हो रहे हैं पहले से, but it is very important कि हम अपना 2A का reconciliation every month करें। जो भी entries हमारे 2A में आ रही है और हमारे accounting system में book नहीं है, तो उसका क्या करेंगे, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जब हम 2A और अपनी अकाउंटिंग को रिकंसाइल करते हैं और ऐसे इनवॉइसेस आते हैं जो 2A के अंदर आ रहे हैं लेकिन हमारी अकाउंटिंग में नहीं है, तो क्या करते हो, क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इफ पॉसिबल कंफर्म फ्रॉम क्लाइंट, वेरी गुड, कंफर्म फ्रॉम वेंडर करते हैं। हाँ जी। तो वो सारे जो बिल्स हैं हम देखते हैं, वो बिल्स मंगवाते हैं अपने परचेज वालों से, वो बिल्स मंगवाते हैं अपने वेंडर से, और वो बिल की बुकिंग करते हैं अपने अकाउंटिंग के अंदर, अपनी कंप्यूटर के अंदर। ऐसे जो बिल्स होते हैं जो हमारे अकाउंटिंग में है लेकिन जो 2A में नहीं आ रहे, ठीक है, 2A 2B में नहीं आ रहे हैं, हमारे अकाउंट्स के अंदर आ रहे हैं कि मैंने परचेज करी थी 10 लाख रुपए की, अब उसके ऊपर 1,80,000 रुपए जीएसटी इनपुट मेरा 2A 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो आप लोग क्या करते हो, नॉट अपेयरिंग करते हैं, और क्या करते हो,
क्रेडिट नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे जब क्रेडिट नहीं ले सकते? तो हमें जमा कराना पड़ जाएगा वो जीएसटी। क्या करते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिकली बताओ? अनक्लेम्ड में रखना पड़ता है। वेरी गुड। हम उस पार्टी की पेमेंट रोक लेते हैं। हाँ, हम वेंडर को अप्रोच करते हैं। हम बोलते हैं जब तक तेरा जीएसटी दिखेगा नहीं हम तेरी पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे। राइट? यस और नो? तो आप लोगों की चेकलिस्ट के अंदर हमें 2A और 2B को मैच करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से, ये भी मेंशन होगा। एंड आवर अकाउंट्स टीम शुड हैव सफिशिएंट टाइम फॉर दिस एक्सरसाइज। इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, हमारे को जो है प्रॉपरली एक्सरसाइज करनी होती है। ठीक है, तो हम मंथली बेसिस पे जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। अगर फुल पेमेंट हो गया हो तो हम वेंडर से बात करते हैं कि सर आपकी फुल पेमेंट हो गई थी, आपका जीएसटीआर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो या तो हम नेक्स्ट पेमेंट में से उनके पैसे रोक लेंगे, नहीं तो हम जो है वो वेंडर से क्लेम करते हैं और उन्हें धमकाते हैं। हम जीएसटी पोर्टल के थ्रू उन्हें नोटिस भी सेंड कर सकते हैं। मतलब वो नोटिस नहीं होता, वो होता कम्युनिकेशन है, बट इट लुक लाइक कि जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आया है, और फिर वी विल हैव टू टेक ऑल द एक्शंस अगेंस्ट हिम टू रिकवर दैट अमाउंट so that he files his GST रिटर्न, और आगे से उस वेंडर के साथ कभी बिजनेस नहीं करते हैं। आपको वीडियो शेयर कर देंगे बसंत जी की कैसे हम जीएसटी पोर्टल से जो है हम दूसरे वेंडर को जो है एक एक कम्युनिकेशन भेज सकते हैं, ही में फील लाइक कि यार जीएसटी पोर्टल से मेरे को नोटिस आया है। तो आपकी अगर पेमेंट्स भी स्टक है कहीं पर तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इट हैज अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। लोग डर के जो है पेमेंट रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट माय टीम टू शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो सो दैट एवरीवन कैन सी एंड इम्प्लीमेंट दैट। तो हर महीने हम 11 तारीख को जो है जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। जीएसटीआर 1 के अंदर हमारी सेल्स की रिपोर्ट होती है। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि 11 की 12 हो जाए। ठीक है, दुनिया में कुछ भी हो जाए 11 की 12 नहीं होने देंगे। अगर 12 तारीख हो गई तो क्या होगा, हमारे आगे वाले जो प्लेयर्स हैं वो जो है, जो हमारे क्लाइंट्स है, वो हमारे को बिजनेस देना बंद कर देंगे, उन्हें जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो हमें इंश्योर करना है कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम अप्रोप्रिएट है कि हम टाइम पे जीएसटीआर 1 फाइल कर दें। ठीक है, जीएसटीआर 3 भी जो है हम 20 तारीख को फाइल करते हैं हर महीने के, जिसके अंदर हमारी समरी रिपोर्ट होती है कि कितनी हमने सेल करी, कितनी परचेज करी, कितना हमारे को जीएसटी पे करना है सरकार को। एनुअल बेसिस पे हम जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं। जीएसटीआर 9 की इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे जो भी मिस मैचेस होते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो हम उसे रिकंसाइल करके हम फाइल कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है जीएसटीआर 9C, अगर हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो हम उसे सर्टिफाई करते हैं जीएसटीआर 9 को एनुअली, और जीएसटीआर 9C फाइल करते हैं अपनी। राइट, तो जीएसटी के कंप्लायंसेस में हमें अपने प्रॉपर सेल वाउचर्स, परचेज वाउचर्स, सारी पेमेंट टर्म्स हमें इंश्योर करनी है टाइम पर हो। विद इन 6 मंथ्स हमें पेमेंट करनी होती है। कोई भी हमारा इनवॉइस अगर आज आया है, 6 महीने के अंदर अगर हमने पेमेंट नहीं करी तो हमें उसे जीएसटी पे उसका इनपुट रिवर्स करना होता है। ठीक है, और हम अगर जीएसटी लेट डिपॉजिट करा रहे हैं उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी भी होती है जो बाद में रिफ्लेक्ट होती है। कुछ आइटम्स जीएसटी में नेगेटिव लिस्ट में होती है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या है कि जिसका हमें जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता? बताइए कौन सी चीजें ऐसी है जिसमें हमें जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता? कार सर्विस। हाँ जी, तो सर कार सर्विस का मिल जाता है, हमें कार खरीदने का नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर हम कार परचेज कर रहे हैं, अगर हम स्कूटर परचेज कर रहे हैं, हम स्कूटी परचेज कर रहे हैं, अगर हम फूडिंग एक्सपेंस कर रहे हैं, फूड हम ले रहे हैं और हम उस बिजनेस में नहीं है, अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं और हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस नहीं है, तो हमें उनका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, हमें बिल्कुल फूड का बिजनेस नहीं मिलता। हाँ जी सर, कार रिपेयर का हम इनपुट क्रेडिट ले लेते हैं, इंश्योरेंस का आई हैव टू चेक क्या रहता है। तो ये जो है हमें कुछ चीजें होती है जो नेगेटिव लिस्ट में होता है जिसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, तो वो हमारी कॉस्ट हो जाती है। हमें ये भी देखना होता है कि एक्सपोर्ट्स के केस के अंदर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली प्रमोट्स एक्सपोर्ट्स, तो हमें इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रहना है
कि अगर कोई यूएस में बैठा हुआ बंदा इंडिया से माल खरीद रहा है और वही बंदा के पास ऑप्शन है कि चाइना से माल खरीदने की, तो अगर हमारी सरकार उसके ऊपर जीएसटी लगा देगी तो उसे चाइना का माल सस्ता मिल जाएगा। तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट कि जो भी आपकी एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, आपकी जो भी एक्सपोर्ट्स है वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेना होता है। तो जीएसटी के पोर्टल पे जाके हमें एलयूटी अप्लाई करना होता है और हमें वहां पे जो है एक्सपोर्ट्स हमारी वी कैन डू इट टू वे। पहला वे होता है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम सरकार के पास जीएसटी जमा करा देते हैं, वो जीएसटी हमारे को रिफंड आ जाता है। दूसरा होता है कि हम जीएसटी जमा ही नहीं कराते सरकार को और हमारा वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, जो भी इनपुट पे हमने जीएसटी दिया होता है उसका हमारे को रिफंड मिल जाता है, वो रिफंड हमें मैनुअली लेना पड़ता है सरकार से। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें हुई। उसके बाद इंपोर्ट, आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो फॉरेन में पेमेंट दे रहे हैं, कोई आपका सॉफ्टवेयर है, लिंक्डइन हो, आपकी वेबसाइट का सर्वर हो, या कोई मैनेजमेंट कंसल्टिंग हो, कोई कमीशन हो जो आप इंडिया से बाहर दे रहे हैं, पे कर रहे हैं? यस, नो, गपशप, यस। मेटापी, मेटापी तो डॉलर में जा रही है पेमेंट, लेकिन हम पेमेंट इंडिया में ही कर रहे हैं सर, मेटापी की तो हम भी कर रहे हैं। तो वो पेमेंट डॉलर में जा रही है लेकिन पेमेंट इंडिया में ही जा रही है उसकी। तो अगर हम कोई फॉरेन पेमेंट कर रहे हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और जब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो उस पर क्या आता है, उस पर जीएसटी आता है रिवर्स चार्ज में। ठीक है, रिवर्स चार्ज मींस कि अगर हमने किसी से 1 लाख रुपए की सर्विसेज बाहर से ली है तो 18,000 हमें गवर्नमेंट को जमा कराने रिवर्स चार्ज में, और 18,000 रुपए जो हम गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं उसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा हमारी सेल्स के अगेंस्ट। ऐसी रिवर्स चार्ज और किस किस चीज पे एप्लीकेबल होता है बताएंगे? किस किस चीज पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होते हैं जीएसटी में? ट्रांसपोर्टर सर्विसेज पे होता है, वेरी गुड लक्ष्मण जी। और किस चीज पर होता है? फ्रेट पर, एडवोकेट की सर्विसेज पर होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती है जहाँ पे हमें रिवर्स चार्ज पे जीएसटी पे करना होता है, जैसे कि मेन सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं अगर आप प्रोप्राइटर से सिक्योरिटी सर्विसेज ले रहे हैं, अगर आप एडवोकेट की लॉयर की सर्विसेज ले रहे हैं, अगर आप फिर ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज ले रहे हैं, तो हमें उस पर रिवर्स चार्ज पे जीएसटी जमा कराना होता है। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां हैं जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है, तो हमें टाइम निकालना चाहिए। आधे घंटे की वीडियो देख के हम इतना सीख जाएंगे जो जिंदगी भर हमारा बेनिफिट करेगी। तो कभी कभी हम वो आधे घंटा ही नहीं देते हैं अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि बहुत डेट्रीमेंटल हो जाता है हमारी ग्रोथ के लिए भी और कंपनी की ग्रोथ के लिए भी। तो वी शुड मेक श्योर कि हाफ एन आवर वी आर लर्निंग अबाउट जीएसटी इन अ वीक। तो सारे बिजनेस ओनर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि हर सैटरडे को हमारी ये भी क्लासेस हो जाए। अभी तो हम 2 घंटे अपनी लर्निंग को दे ही रहे हैं सेशन में, लेकिन इसके बाद जो है हाफ एन आवर आप अपनी टीम को दीजिए कि कुछ नई वो यूट्यूब में सब्सक्राइब करा लें कोई चैनल, और उसके अंदर वो वीडियोस देखें और अपने आप अपने स्किल सेट को अपग्रेड करें। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अभी तक का सेशन काफी टेक्निकल हो गया आप लोगों के लिए, आई अंडरस्टैंड कि आज हमने अपने अकाउंट्स फाइनेंस बोर्ड डिस्कस कर लिए, एक लेबर लॉ वाला पॉइंट हमारा रह गया है। तो अगर हमारे 10 से ज्यादा बंदे होते हैं तो हमें ईएसआईसी में रजिस्टर्ड होना होता है, अगर हमारे 20 से ज्यादा बंदे होते हैं तो हमें पीएफ प्रोविडेंट फंड में अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। अभी सेशन में काफी और भी चीजें, सॉरी अमित जी, तो अभी हमने टेक्निकल चीजें डिस्कस करी है, अब हम थोड़ा रोड मैप डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें हमने डिस्कस तो कर ली, हमने सीखी भी हुई है, लेकिन हम अपने अकाउंट्स और बिजनेस में सारे हमारे अकाउंटेंट से काम कर भी रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अब हम उनके लिए ये काम ऑटोमेटिक करा देंगे कि उनकी टेंशन नहीं होगी, रात को घर जाके उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि जीएसटी रिटर्न कल फाइल करनी है, वो फ्री हो जाएंगे, उनका माइंड फ्री हो जाएगा, और वी विल हैव टाइम फॉर ईच टास्क एंड ईच टास्क ऑन इट्स टाइम। तो ये हमारा मोटिव रहेगा दैट इन आवर अकाउंट्स एंड फाइनेंस वी हैव टाइम फॉर ईच टास्क एंड ईच टास्क शुड बी डन ऑन इट्स टाइम। ठीक है जी, तो इससे सब लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, और हम MIS रिपोर्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको अपने एक जो हमारा 6 वीक्स का प्रोग्राम है उसका एक रोड मैप बताऊंगा हम कैसे कैसे करेंगे, और फिर आज आपको चेकलिस्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे और अपना एक फाइनेंशियल एनालिसिस की आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म भर के ही आपके जो है दिमाग
खुल जाएंगे कि हमारे बिजनेस के अंदर हम ये फाइनेंस की ये सारी चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम देख भी रहे हैं हमारी कितनी नेटवर्थ है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारे पास कौन से सिस्टम इम्प्लीमेंटेड हैं पेमेंट्स के, फॉलो अप्स के, और कौन से सिस्टम्स नहीं है। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद दैट डिस्कशन। गिव मी अ मिनट प्लीज। हाँ जी, सो फ्रेंड्स हमारा ये जो सेशन है, हम अकाउंट्स ऑटोमेशन का एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं। ये 6 वीक्स तक प्रोग्राम होगा। इसमें ऑलमोस्ट हम सारे टॉपिक्स टच करेंगे जो आपके अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए रेलिवेंट है। हम इसमें आपको टेक्निकल नो हाउ भी देंगे और साथ में हम प्रोसेस भी देंगे जिससे हम ये काम अपनी बिजनेस के अंदर बेटर कर सकते हैं। बहुत सारे आपको फॉर्मेट्स, बहुत सारी जो है फॉर्मेट्स मिलेंगे जिसमें हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा वर्क कर रखा होगा, तो विल बी हैप्पी टू डिस्कस विद देम टू गाइड कि क्या चीजें हम उसमें बेटर कर सकते हैं, और आप लोगों से भी हम सीखेंगे कि क्या चीजें आपने बहुत अच्छी कर रखी हैं, एंड विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो 6 वीक्स प्रोग्राम में आज हमारा फर्स्ट डे था। तो हमारे फर्स्ट डे के अंदर आप सब पार्टिसिपेंट्स को एक चेकलिस्ट मिलेगी। तो आवर टीम विल शो यू हाउ द चेकलिस्ट वर्क, और हमें वो चेकलिस्ट कैसे भरनी है ये हम अभी आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग के बारे में, जीएसटी के बारे में, टीडीएस के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, आरओसी के बारे में। हमने अभी ब्रॉड डिटेल डिस्कशन करी। आप लोगों को जो भी इसमें दिक्कत होगी तो हम आपको एक हेल्प टिकट देंगे। वो हेल्प टिकट आपको भरनी है, तो हमारे पास रिटर्न में आपकी क्वेरी आएगी, एंड विल बी मोर देन हैप्पी इलेटेड टू आंसर योर क्वेरीज। जो भी आपके माइंड में अपने अकाउंट्स फाइनेंस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, हम आपकी वो हेल्प करेंगे और उसे रिजॉल्व करेंगे। हम जो है इसमें हाई लेवल अपनी एडवाइजरी और हाई लेवल कमेंट्स देंगे। अगर वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है जिसके लिए हमें बहुत सारे केस लॉस वेस्ट लॉस रिसर्च करने पड़ेंगे, देन विल लेट यू नो कि सर इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा बिकॉज वी नीड टू रिसर्च ऑन इट, और उसमें थोड़ी सी कॉस्ट भी लगेगी। बट अदरवाइज जो आपके क्वेरीज हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेरीज है, विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट यूजिंग अ हेल्प टिकट सिस्टम। और उसमें विल प्रिपेयर अ लॉग ऑल्सो कि आपकी क्या क्वेरीज थी, क्या हमने आंसर किया है। ठीक है जी, अब हम जो ये सारे कंप्लायंसेस हमने डिस्कस करे हैं, ये सारे कंप्लायंसेस आपकी चेक लिस्ट के अंदर ऐड कराएंगे कि आपकी कंपनी की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होनी चाहिए, जीएसटी रिटर्न, जीएसटीएन 9, टीडीएस रिटर्न, फॉर्म 16, सब चीजें आपकी चेकलिस्ट में ऐड कराएंगे और आपको पूरा चेकलिस्ट भरना सिखाएंगे। ये हमारा वीक 1 का प्रोग्राम था जो मोर और लेस हमने कवर कर दिया। चेकलिस्ट पार्ट पे वी आर जस्ट कमिंग। सेकेंड वीक में हम आपको हैंड होल्ड करेंगे जिसके अंदर सारे अकाउंटेंट्स यहाँ पर बैठ के अपनी चेकलिस्ट भरेंगे। जो चेकलिस्ट उन्होंने बनाई है वो शो करेंगे लोगों को कि कैसे उन्होंने चेकलिस्ट बनाई है, क्या क्या उसके अंदर कैप्चर है। ब्रॉडली हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो क्वेरीज है वो डिस्कस करेंगे, और हम अपनी हेल्प टिकट का कंसेप्ट आपको करेंगे जिससे आप इंटरनली अपने बिजनेसेस के अंदर हेल्प टिकट बना सकते हैं। वो फॉर्म भी आपको बनवाएंगे जिसमें आपके जूनियर बंदे को जो दिक्कत है, आज की डेट में अकाउंटेंट्स के पास क्या दिक्कत है कि सर तो मेरी बात सुनते नहीं है, सर को मैंने 10 बार ही पूछ लिया वो बताते नहीं है, वेंडर्स के कॉल आए जा रहे हैं, अब क्या करना है हमें पता ही नहीं है। और सर के पास क्या दिक्कत है कि 100 काम है, अब वो क्या बताएं, वो एकदम डिसीजन ले नहीं पाते हैं, जब डिसीजन लेने का पार्ट आता है तो तब तक वो बिजी हो जाते हैं। तो हम एक हेल्प टिकट भरेंगे जिसमें अकाउंट्स टीम बोलेगी कि सर इस वेंडर का बहुत कॉल आ रहा है, इसकी पेमेंट करनी है नहीं करनी। सर के पास एक व्हाट्सएप या ईमेल चला जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि ये क्वेरी है। अब सर जो है पूरे दिन में 10-15 मिनट अपना बैच करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए और निकाल लेंगे और अपनी सारी क्वेरी सॉल्व करके घर चले जाएंगे। तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा। इंटरनली स्टार्टर सीएफओ में हम यही सिस्टम फॉलो करते हैं एंड इट इज वर्किंग वंडरफुली। पहले जो है लोगों को प्रॉब्लम रहती थी सर अवेलेबल नहीं है, सर को प्रॉब्लम रहती थी कि लोग सुनते ही नहीं है, 10 बार फॉलो अप करना पड़ता है। आज की डेट में हेल्प टिकट की वजह से जो है प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया, कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, सबको पता है कि मेरी एज अ बॉस मेरी हेल्प टिकट्स ओपन है। एज अ अकाउंटेंट यार मैंने हेल्प टिकट ही नहीं भरी तो मैं जवाब देने लायक नहीं।
ठीक है जी। फिर हम एक फाइनेंशियल एनालिसिस का फॉर्म भरेंगे जो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करेगी। पूरी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप इस टर्म्स में करेगी कि आपका फाइनेंस कितना स्ट्रांग है, वहां पे सारे सिस्टम्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड हैं या नहीं है। ये फॉर्म हम आपको आज ही शेयर कर देंगे, इसकी डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम वीक 3 के अंदर जो है हम एक जो है कॉमन अपनी सिस्टम को बेटर करने के लिए वी शुड हैव अ कॉमन ईमेल आईडी जो हमने डिस्कस किया, अकाउंट्स और finance@yourcompany.com। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इट, बट स्टिल जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ काम होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, बहुत कॉमन सेंस ओरिएंटेड होते हैं, बट दे आर नॉट डन अंटिल एंड अनलेस दे आर टोल्ड टू बी डन। तो हमें कोई भी ईमेल आईडी ना पर्सन के नाम पे नहीं चाहिए, हमें कोई भी ईमेल आईडी ऐसा नहीं चाहिए कि abhishek@yourcompany.com। हमें ईमेल आईडी चाहिए अपना accounts@company.com, finance@company.com। तो वो एक फंक्शनल मेल आईडी बनाएंगे। सिमिलरली हम आपका एक ऑनलाइन फोल्डर गूगल ड्राइव ऑन डेस्कटॉप सिखाएंगे आपको, और उसके ऊपर हम कैसे सारे डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिक सेव कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर। तो पिछले 10 सालों का, 15 सालों का कोई भी डेटा कभी भी किसी को चाहिए होगा तो आपके बिजनेस ओनर अगली बार आपको फोन नहीं करेंगे, वो अपने मोबाइल के अंदर से ही जो है वो वहां से किसी के साथ भी शेयर कर पाएंगे। तो काफी जो कम्युनिकेशन है वो इजी हो जाएगा, आपको भी 2 दिन नहीं लगेंगे डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में, देने में, इट विल बी रेडिली अवेलेबल। आपके जो है लॉगिन क्रेडेंशियल्स के प्रॉपर एक्सेल शीट बनवाएंगे जिसके अंदर सारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे। आई एम श्योर आप सब मेंटेन करते होंगे, बट उसे और थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हेल्प करेंगे बनवाने के लिए। आपको सैलरी ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, हम कौन सा टूल यूज करते हैं जो आपके एम्प्लॉयज भी बोलेंगे अरे वाह मजा आ गया, उनकी सारी टीडीएस, सारी उनकी रीइंबर्समेंट, सारा लीव रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली मैनेज हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाउ टू डू गाइड आपको बनाना सिखाएंगे कि हर टास्क जो आपने चेकलिस्ट के अंदर लिखा है कि मैं ये 15 टास्क करता हूँ, मैं ये 50 टास्क करता हूँ, मैं ये 100 टास्क करता हूँ, तो वो हाउ टू डू उसके अंदर कैसे बनाए। फ्रेंड्स जितने भी अकाउंटेंट्स यहाँ पर है ये काम हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम अभी से अलाइन हो जाएं कि अगर हमने ये 6 वीक्स अपनी मेहनत कर ली तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें अपनी लाइफ इजी करने के लिए और हमें नेक्स्ट लेवल पे मूव करने के लिए हाउ टू डू गाइड तो बनानी ही पड़ेगी। और फिर हम कैलेंडर्स का भी आपको सिस्टम बताएंगे कैसे हमारी चेकलिस्ट से जो है कैलेंडर्स ब्लॉक हो जाते हैं और हर रोज आपकी नोटिफिकेशन कैलेंडर से ही आ जाती है कि आज तक को ये काम करने हैं। फिर वीक 4 में हम आपको MIS रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मेट्स आपको देंगे डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपका नेचर ऑफ बिजनेस है। आपको बजट के बारे में बताएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स देंगे, उसके बारे में आपकी क्वेरीज लेंगे। वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम कैसे करें कि आपके वेंडर जो है आपको कॉल करना छोड़ दें, आपकी अकाउंट्स टीम के पीछे पड़ना छोड़ दें, बिजनेस ओनर्स के पीछे पड़ना छोड़ दें, और जो है सिस्टमैटिक उनको पेमेंट जाती रहे। डेटर कलेक्शन का क्या हम सिस्टम यूज कर सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हमारे डायरेक्टर्स जो हैं उनकी फिक्स सैलरी सिस्टम, टैक्स प्लानिंग में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन ऑफ पैसिव इनकम के बारे में वीक 4 में हम डिस्कस करेंगे। वीक 5 के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, हो सकता है अकाउंटेंट्स बोले ये हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन कैसे निकलेगी। आज की डेट में एज अ बिजनेस ओनर जो मैं अपना काम कर रहा हूं, तो आज की डेट में जो है इट इज नॉट लिमिटेड टू द वर्क विच आई एम डूइंग इट, मेरे को इसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। तो मेरी कंपनी की कितनी वैल्यूएशन है, मेरी कंपनी को अगर फंडिंग उठानी होगी तो वो फंडिंग मैं कैसे उठा सकता हूँ, स्टार्टअप इंडिया क्या चीज है, वो प्रोसेस फंडिंग, IPO क्या है, अगर मेरी 50 करोड़ 100 करोड़ भी टर्नओवर है, 20 करोड़ भी टर्नओवर है, तो मैं IPO लेकर आ सकता हूँ। तो हम SME IPO के बारे में भी डिस्कशन करेंगे 5th क्लास के अंदर। जब भी ये क्लासेस चलेंगी पैरेलली जो है आप लोगों की जो है फॉलो अप सिस्टम चलता रहेगा जिसमें हम चेक करते रहेंगे आपने चेकलिस्ट बनाई है नहीं बनाई, चेकलिस्ट के ऊपर हाउ टू डू गाइड बनाई है नहीं बनाई, आप वो चेकलिस्ट यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे। और चेकलिस्ट भी आपको एक बहुत ही अच्छे डैशबोर्ड के अंदर दिखेगी। आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पे डेटा स्टूडियो यूज कर रहे होंगे, वो आप डेटा स्टूडियो आप अपने मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं और कंप्यूटर पे भी एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट वीक 6 के अंदर जो है आपको और उसे एक डैशबोर्ड के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन कैसे आए ये बताया जाएगा। आपका स्कोर कार्ड बनवाया जाएगा अकाउंट्स टीम का। स्कोर कार्ड मींस कि कितने टास्क उनके पास थे, कितने टास्क उन्होंने कर लिए हैं, और अदर बिजनेस प्रोसेसेस को हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं इसकी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, हाउ टू ऑटोमेट अदर बिजनेस प्रोसेसेस। So friends, this is our 6 weeks program. Those of you who are not registered and want to register will be more than happy to entertain you and take into it. Our objective is to add a lot of value to finance and businesses, and it's
Definitely it's a promise that it will happen for sure. ठीक है, तो I'll request my team now to showcase the checklist, and I'll also request them to show the dashboard and data studio that how the things will look like once the entire thing is automated. ठीक है जी, so now they'll show you the checklist. और वो चेकलिस्ट पर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और आप लोगों का होमवर्क होगा कि वो चेकलिस्ट आपको भरकर नेक्स्ट वीक पे आना है। तो ये जो आपको चेकलिस्ट मिलेगी, ये चेकलिस्ट आपको मिलेगी गूगल शीट्स के ऊपर। ठीक है, तो गूगल शीट्स के ऊपर अब आपको क्या करना है, आपको अपने एक पेपर पे सारे टास्क लिखने हैं जो भी आप काम करते हैं, और उन टास्क की फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि वो टास्क आप मंथली करते हैं, वीकली करते हैं, डेली करते हैं, ईयरली करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप टास्क देख सकते हैं, ये सारे टास्क हैं कि क्या क्या टास्क करते हैं। 24Q, 26Q, फॉर्म 16 इशू, इनवॉइस प्रिपरेशन ऑफ एबीसी, इनवॉइस प्रिपरेशन ऑफ दिस क्लाइंट। और फिर आपको लिखना है कि फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली है, मंथली है, डेली है, ईयरली है। एक बारी मोहित हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके ड्रॉप डाउन दिखा सकते हैं। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी है कि डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, फोर्टनाइटली, या एवरी फर्स्ट ट्यूसडे, एवरी सेकंड ट्यूसडे ऑफ अ मंथ, ऐसे भी हम जो है इसमें कर सकते हैं। फिर हमें डे और डेट लिखने की, कौन सी डेट से हम ये काम स्टार्ट करेंगे, और ये चेकलिस्ट हमें बनानी है। अभी हमें बिल्कुल भी ये परफेक्ट चेकलिस्ट नहीं बनानी, हमें बिल्कुल बकवास चेकलिस्ट बनवानी है। वी हैव टू स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक वर्जन ऑफ इट। हमें इसके अंदर 10 टास्क, 15 टास्क डालने हैं जो हमें याद आ रहे हैं, तो हमें टेंशन नहीं लेनी है कि इसके अंदर वही सारे टास्क कैसे डलेंगे, राइट। तो वी डोंट हैव टू टेक दैट टेंशन, वी हैव टू स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल वर्जन। हमें इसके अंदर खाली 10 टास्क डालने हैं। 10 टास्क तो करते होंगे सब लोग, यस और नो, बताएंगे चैट में। 10 टास्क करते हैं हम सब लोग, यस। तो हमें वो 10 टास्क डालने हैं अभी खाली, ठीक है। और 10 टास्क हमें इस चेकलिस्ट के अंदर डाल के हमें जो है फ्रीक्वेंसी बतानी कि वो टास्क मेरे क्वार्टरली है, मंथली है, डेली है, वीकली है, कैसे है। ठीक है, और उसके आगे हमें डेट डालनी है कि कौन सी डेट को वो टास्क स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेट मैंने डाल दी कि मेरे को GSTR1 11 तारीख को डालनी होती है, मैंने अपने लिए 10 तारीख डिसाइड कर ली कि हर महीने 10 तारीख को डालूंगा। तो मैं यहाँ डालूंगा टास्क के अंदर फाइलिंग ऑफ GSTR1, डूअर में मैं नाम डालूंगा कौन वो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे डूअर का टैब मिलेगा, डूअर में आपको सबके नाम डालने होंगे कि कौन कौन आपके डूअर है। ठीक है, तो ये डूअर का टैब एक बार में हम दिखा सकते हैं। और फिर हमें फ्रीक्वेंसी डालनी है। ये डूअर के टैब के अंदर वी नीड टू राइट डाउन द नेम एंड ईमेल आईडी ऑफ द पर्सन, एंड वो डूअर कौन काम करेगा और कब काम करेगा। ठीक है, तो हमने डाल दिया फ्रीक्वेंसी, एंड डेट डाल दी कि हम 10 तारीख से शुरू करेंगे। तो अभी हम डेट डाल देंगे कि हमें जो है 10 अप्रैल से वो काम करना है। ठीक है, तो ये हम डाल देंगे। तो फिर जब हम टास्क लिस्ट के अंदर ये काम डाल देंगे तो हमारी मास्टर लिस्ट के अंदर डेट वाइज जो है हमारे पास सारे टास्क आ जाएंगे। और जब डेट वाइज हमारे पास सारे टास्क आ जाएंगे, तो हर रोज सुबह जब आप आएंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर भी, आपके सिस्टम के ऊपर भी आपको टास्क दिख जाएंगे कि यार आज मेरे को क्या काम करना है, या मेरे क्या पेंडिंग काम है जो पिछले वीक के मैंने नहीं करे, या आने वाले वीक में मेरे क्या क्या काम है। तो सारे टास्क आपको अपनी स्क्रीन पे दिखते रहेंगे। अब आपको वो टास्क अपने माइंड में नहीं रखने, आपको अपनी डायरी पे नहीं लिखने, वो सारे टास्क जो है आपके सिस्टम पर आ जाएंगे। एक बार मोहित हम हाउ टू डू गाइड भी इसके अंदर दिखा सकते हैं।
हाउ टू डू गाइड के अंदर आप देख सकते हैं जो भी टास्क हमने लिखे हुए हैं उसके आगे हमने एक हाउ टू डू की लिंक दे रखा है। लिंक जो है वो अगेन एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि ये काम होएगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को किसी क्लाइंट के मंथली इनवॉइसेस प्रिपेयर करने हैं तो वहां पे हो सकता है पूरी चेकलिस्ट हो कि कौन से वेंडर्स क्लाइंट्स के मेरे को इनवॉइसेस बनाने हैं, किसे किसे वो जो है मार्क करने हैं, कैसे कैसे करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो, ये स्टेप बाय स्टेप 5 सिंपल स्टेप के अंदर ये लिख दिया हमने कि वो काम कैसे होगा। अब एमआईएस प्रिपेयर करनी है तो कैसे किसके साथ हमें कोऑर्डिनेट करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन निकालनी है, उस एमआईएस के लिए किस चीज के लिए हमें स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखना है। तो ऐसे हमने सिंपल 4-5 चीजों के अंदर वो करना है। और ये काम हमें बिल्कुल सिंपल बेकार तरीके से करना है, बिल्कुल भी हमें अच्छे तरीके से करना ही नहीं है। तो डोंट टेक टेंशन कि यार ये कैसे होगा, ये बहुत ज्यादा है। और वी हैव टू स्टार्ट विद ओनली 10 टास्क टू डू दिस। तो अभी हम लोग जो है आप लोगों की चेकलिस्ट प्रिपेयर करेंगे और वो सारी चेकलिस्ट आप लोगों के ईमेल आईडी पर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और उस चेकलिस्ट के अंदर हम लिख के अपने सारे टास्क लिखेंगे, जो भी हम टास्क करते हैं और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, ये सारा काम हम करेंगे। तो दिस इज अ होमवर्क विच वी नीड टू डू। एंड फ्रेंड्स, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि हमें ये होमवर्क करना ही करना है। अगर हमने ये इस पे टाइम स्पेंड कर लिया तो आई एम श्योर कि हम आपका टाइम बहुत सेव कर देंगे। इंटरनली स्टार्टर सीएफओ में हमारे पास रूल है, जो चेकलिस्ट के 90% काम कर देता है ना बंदे, उनको सैटरडे वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। तो सैटरडे वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है तो उनकी लाइफ कितनी इजी हो गई। एटलीस्ट एक दिन का कुछ तो आराम मिलता ही होगा वो करने के लिए। तो इट बिकम सो इजी फॉर अस। मैनेजमेंट को पता चलता है कि अकाउंट्स टीम इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। और मैनेजमेंट भी बोलती है थोड़े टाइम में कि ये तुम्हारा काम चेकलिस्ट में है या नहीं है। वट एवर वर्क कीप्स ऑन कमिंग। जब हम ये बेसिक चेकलिस्ट बना लेंगे तो जो जो काम हमारा आता रहेगा जो चेकलिस्ट में नहीं है हम ऐड करते चले जाएंगे। तो 6 वीक्स की जर्नी में वी विल मेक श्योर कि आपकी चेकलिस्ट बिल्कुल बढ़िया बन रही है और बढ़िया चल रही है। एक बार हम डेटा स्टूडियो भी दिखा देते हैं। ये सारी चेकलिस्ट में जो भी टास्क होंगे आप देख सकते हैं आपके कैलेंडर में ऐड हो जाएंगे। और जब कैलेंडर में ऐड हो जाएंगे हर रोज सुबह आपके पॉपअप आ जाएगा कि आज ये काम करना है। राइट? आपको लगता है ये इफेक्टिव होगा, यस और नो? लोगों को लगता है चैट में बता सकते हैं यस। ओके। तो अगीश जी, तो आई थिंक यू आर ऑलरेडी डूइंग लॉट ऑफ दीज थिंग्स। हाँ जी। ओके, थैंक यू। तो जिन लोगों का, दोज पीपल हु आर ऑलरेडी यूजिंग चेकलिस्ट, सो विल रिक्वेस्ट कि फॉर्मेट वो चेकलिस्ट का वो यूज करे जो हम फॉर्मेट दे रहे हैं। एंड विल आल्सो रिव्यू योर चेकलिस्ट one-on-one basis. Our team will review. Other than these sessions, they'll review one-on-one, and whatever corrections are required, they'll handhold you to complete that checklist. ठीक है? एक बार डेटा स्टूडियो भी। तो ये जो चेकलिस्ट आपको दिख रही है, अब एक बार आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको मार्कडन करना होगा। दैट विल कम at the end of week 3. You will be start marking those works as mark done, but how it will look like you can see over the screen. तो आपको ऐसा एक डैशबोर्ड मिलेगा जो आपके कंप्यूटर पे भी खुल सकता है और आपके फोन पर भी खुल सकता है। ठीक है? एक ऐप की तरह आपके फोन पे एक लिंक बन जाएगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा कि आपको क्या क्या काम करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहित को जो है 13 मार्च को क्या काम करना था, 14 मार्च को क्या काम करना था, 16 मार्च को, 18, 21, सारी डेट वाइज काम आ गया कि उसे क्या क्या काम करना था। जब वो ये काम कर देगा तो वो मार्क डन क्लिक कर देगा। ठीक है? मार्क डन यहाँ पे क्लिक करके बस सबमिट कर देगा तो दैट वर्क विल बी मार्क्ड एज डन। तो उसका काम हट जाएगा और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से टास्क कंप्लीट हो गए हैं। एज अ मैनेजमेंट हम देख सकते हैं कि कौन से काम उसके कंप्लीट हो गए हैं और कौन से काम पेंडिंग है। ठीक है जी? तो जो भी काम पेंडिंग है वी कैन टेल हिम कि ये काम जो है अर्जेंट है, ये काम पहले कर दे। और जो है ये काम हम बाद में प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? सो दिस इज अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट विल बी हैपनिंग विद योर अकाउंट्स एंड फाइनेंस टीम। देयर आर लॉट ऑफ अदर कंसेप्ट्स व्हिच वी विल इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली। आज ही बहुत ज्यादा बता देंगे तो you'll be thinking कि कैसे होगा। तो विल बी हैंड होल्डिंग यू टू बिल्ड ऑल दिस एंड दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। हमने किया है, हमने अपने पिछले बैच के 8 पार्टिसिपेंट्स के लिए किया था, तो आप सब लोगों के लिए भी होएगा ही होएगा। सो डोंट वरी, विल हैंड होल्ड यू टू प्रिपेयर ऑल दिस। So that's all for our session today. Now we are open to your questions. बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेशंस में, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। या तो आप लोगों को सब कुछ समझ आया है या कुछ नहीं समझ आया है। तो आई रिक्वेस्ट
जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस है, सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस सो दैट वी अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कितना समझ आया है और हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड है। जो क्वेश्चंस पूछेगा उसको हम स्पेशल अटेंशन देंगे। बताओ फ्रेंड्स। नो क्वेश्चंस। How do we account for invoices of previous month received in current month from GST point of view? Sir, invoices, by invoices you mean the bills of expenses? Yeah, वही होंगे। ठीक है, तो सर ये बहुत सारा, हाँ, इनवर्ट गुड्स और सर्विसेज, राइट। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे बिजनेसेस में होती है कि जो है हमने गुड्स परचेज कर लिए हैं लेकिन अकाउंट्स टीम तक जो वो बिल्स है वो अगले महीने तक पहुंचता है। तो डिपेंडिंग ऑन बिजनेस टू बिजनेस इसकी कॉल ली जाती है। आइडली तो लोग क्या करते हैं कि टू वे से मैच करते हैं जब वो अपनी जीएसटीआर रिटर्न्स के अंदर, तो जो भी इनवॉइसेस नहीं आए होते उसका इनपुट क्रेडिट तो ले ही लेते हैं, क्योंकि अगर हम इनपुट क्रेडिट नहीं लेते तो हमारी कंपनी के लिए कैश फ्लो ज्यादा हो जाता है, कैश आउटफ्लो हमारा ज्यादा हो जाता है। टू सेव ऑन दैट कैश आउटफ्लो we take all those invoices, we consider all those invoices in the previous month's GST return itself in most of the cases. बाकी कुछ कंपनीज होती हैं जो बहुत ही ज्यादा सिस्टम ओरिएंटेड होती हैं और उनके सिस्टम और इंटरनल प्रोटोकॉल्स अलाउ नहीं करते हैं कि जब तक वो इनवॉइस प्रॉपरली विद रिक्विजिशन स्लिप्स विद अप्रूवल्स अकाउंट्स टीम तक ना पहुंचे तब तक उसकी रिकॉर्डिंग ना हो। तो उस केस में फिर हम अगले महीने में उसका इनपुट क्रेडिट लेते हैं जब उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल, जो हायरार्की लिस्ट है वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर अ हायरार्की लिस्ट कि हमारा जो अकाउंट्स टीम है उसके अंदर कौन कौन पीपल हैं और उनका क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज है और क्या केपीआईज है। तो जो हम ये चेकलिस्ट बनाएंगे उसके अंदर सबके एरियाज आ जाएंगे और कॉन्टेक्ट सीएफओ ना वी विल ट्राई कि हम हेल्प टिकट के थ्रू ही करें, हम जो है फिजिकल कांटेक्ट करना ही ना पड़े। वीकली रिव्यू होगा हर बंदे का सीएफओ के साथ, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएगी। हाँ जी अमित जी, बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफरेंसेस आते हैं जब हम मैच करते हैं, तो वन ऑन वन रिजॉल्व करते हैं। जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ज़्यादा होता है तो वहाँ पे मतलब उसके प्रॉपर सिस्टम लगाने पड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव लगाए जाते हैं। अगर ई कॉमर्स का बिजनेस होता है तो ऐसे बहुत सारी एंट्रीज निकल जाती हैं, वो सारी एंट्रीज करनी होती हैं हमें। तो वी कैन डिस्कस योर पर्सनल केस वन ऑन वन एंड सी हाउ वी कैन डू दैट एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हाँ जी, तो श्वेता जी पूछ रही है कि इन दी चेक लिस्ट कैन वी चेक अदर एम्प्लॉइज टास्क इफ दे हैव डन और नॉट डन। तो जो भी चेकलिस्ट के अंदर हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हर बंदे का एक्सेस उस बंदे को देते हैं। तो अगर मोहित है तो वो अपने काम देख सकता है, अगर कोई और पर्सन है तो वो अपने टास्क देख सकता है। जो सीनियर पर्सन है वो सबके टास्क देख सकता है कि कौन से बंदे ने काम किया है कौन से बंदे ने नहीं किया है। अगर वो इक्वल प्लेटफॉर्म पे है तो वी सजेस्ट कि सब लोग अपने अपने काम ही देखें और लोगों के काम ना देखें। तो ऐसे हम बिल्ड करते हैं, बट इफ यू वांट वी कैन डू दैट पार्ट आल्सो। तो इंद्रजीत जी पूछ रहे हैं कि टू ए में इनपुट आ रहा है लेकिन मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है बिल का, तो मैं अकाउंट्स की एंट्री ले सकता हूँ क्या? तो जनरली तो ले लेते हैं लोग, क्योंकि हमें इनपुट क्रेडिट मिलता है तो हमारे पैसे बचते हैं और फिर जो है उसकी रिक्विजिशन डाल देते हैं परचेज डिपार्टमेंट से कि इसका इनवॉइस अरेंज करो। जनरली लोग ले लेते हैं, बट इफ कंपनी इज डाउटफुल कि उसकी पेमेंट करनी है या नहीं करनी, तो हम उसके अंदर एक मैनेजमेंट का अप्रूवल ले सकते हैं कि सर ये वाले बिल आ रहे हैं, अब ये बिल आपसे अप्रूव है या नहीं है। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो इनपुट ले लेंगे, अगर अप्रूव नहीं करेंगे तो फिर इनपुट नहीं लेंगे। तो बसंत जी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जीएसटी के अंदर।
बिल अमाउंट मैच हो रहा है, जीएसटी अमाउंट डिफरेंस हो रहा है, या फिर जो है उसने गलत जीएसटी लगा दिया, आईजीएसटी लगा दिया, लगाना था सीजीएसटी एसजीएसटी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो 1 on 1 ही रिजॉल्व होती है। तो केस टू केस बेसिस पे वी कैन सॉल्व योर क्वेरी। सो आई ऑल्सो वी हैव हेल्प टिकट। हाँ, तो हम जो है हेल्प टिकट आपके पास यहाँ पे हेल्प टिकट भी शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे कोई केसेस हो तो आप थोड़ी और डिटेल उसकी दे सकते हैं हेल्प टिकट के थ्रू, एंड आवर टीम विल रिजॉल्व दोस क्वेरीज आपके साथ उसकी और डिटेल्स लेकर। हाँ जी। तो हेल्प टिकट का जो ये हम कम्युनिटी हमने बनाई है व्हाट्सएप पर आप सब लोगों की, हम वहां पर भी शेयर करेंगे और इसे स्टार मार्क कर देंगे कि हेल्प टिकट का फॉर्म आपके पास अवेलेबल हो। तो आपकी कोई भी क्वेरी अकाउंट्स फाइनेंस या हमारे कोर्स रिलेटेड है, सो विल आंसर दोस क्वेरीज थ्रू दिस हेल्प टिकट ओनली। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि हमारा फोन नहीं उठाते या हमारा कॉल नहीं उठाते, बिकॉज दैट इज बिट डिफिकल्ट टू मैनेज। तो वी प्रेफर डूइंग इट थ्रू हेल्प टिकट। हेल्प टिकट पे आप बोल सकते हो कि यार मैंने 10 क्वेरी रेज करी है, इन्होंने आंसर नहीं दिया है, दिखा सकते हो लोगों को, और हम भी दिखा सकते हैं इन्होंने 10 क्वेरी रेज करी थी, हमने 10 क्वेरी रिजॉल्व कर दिया, राइट। सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है जी, कर लिया सब लोगों ने ये हेल्प टिकट का फॉर्म पेस्ट कर लिया अपने पास। इसे फेवरेट मार्क कर सकते हैं अपने यूआरएल में, और इसे सेव करके रख सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आपको ये हेल्प टिकट का फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उन सबको आज हमारी तरफ से चेकलिस्ट उनके ईमेल पर आ जाएगी। तो वो चेकलिस्ट को ओपन करें और उसमें अपने टास्क डालने शुरू करें। सबसे पहले उन्हें डूअर में जाके अपने नेम लिखने होंगे कि हु ऑल आर दी डूअर्स जो काम करेंगे, और फिर टास्क चेकलिस्ट के टास्क लिस्ट में जाके अपने टास्क डालने पड़ेंगे और फ्रीक्वेंसी उसके अंदर डालनी होगी। तो प्लीज स्टार्ट विद दिस बेसिक एक्सरसाइज, एंड विल बी शेयरिंग एफए फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर्म ऑल्सो। वो आपको फिल करना है। तो यू हैव 2 होमवर्क्स फॉर दिस वीक। फर्स्ट, स्टार्ट फिलिंग योर चेकलिस्ट। सेकेंडली, फिल योर एफए फॉर्म। ठीक है, उससे आपके बिजनेस के अंदर क्या सिस्टम्स हैं क्या सिस्टम्स नहीं है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और हमें पता चलेगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, सो वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक दोस क्वेरीज। If you don't have any queries, so you are free to leave the session. It was wonderful interacting with all of you. लेकिन I hope कि हम आगे वाले सेशंस में और ज़्यादा इंटरेक्ट करें। ऐसे चुपचाप रह के मज़ा नहीं आएगा। अपनी फ्रेंडशिप बिल्ड करें जिससे जो है हम कुछ अकाउंट्स फाइनेंस में सीख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, so we are good. I don't see any more queries over here. Thank you very much. Let's meet next week. नहीं श्वेता जी, एक चेकलिस्ट में आप एज मैनी पर्सन्स ऐड कर सकते हो एज यू वांट। एक ही चेकलिस्ट बनाइए, अपनी कंपनी की एक ही चेकलिस्ट बनाइए अकाउंट्स की, उसी में सारे टास्क ऐड करने हैं, उसी में सारे डूअर को ऐड करना है। हाँ जी, ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय।